हेलो एंड वेलकम टू एडवेंस प्लेटफॉर्म। आज हम दूसरे दिन में है हमारे मैराथन के। तो लास्ट डे वी हैड सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड वी हैड सम इमरजेंसी फॉर विच वी हैड टू स्टॉप द लाइव। तो लास्ट डे ना हम जो लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो स्टार्ट किए थे और उसी वक्त कुछ इमरजेंसी की वजह से हमको लाइव स्टॉप करना पड़ा था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और एकदम एंड तक करेंगे। Do not leave the station. And Tuhin, yes, you are the first here to comment. You very welcome to our channel. So Tuhin, it will be my request to you कि ये जो लाइव आप देख रहे हो इसको जितना जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने नेबर्स के बीच में, जो भी है तुम्हारे आसपास। तुम्हारे क्लास के जो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के एस्पिरेंट है उनमें शेयर कीजिए, जितना जितना हो सके शेयर कीजिए और उन लोगों को भी थोड़ा सा चांस दीजिए, उन लोगों को भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो सके और हम भी उनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर सके। हो सकता है उनको भी थोड़ा बहुत ये जो लाइव है वो उनको भी थोड़ा काम आ जाए। ओके, सुजाता, हाय मैम। हाय सुजाता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू नो कि आप लोग देख कहां से रहे हो हमको, वेयर डू यू लिव। सुजाता, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी और तुहिन से भी पूछना चाहूंगी कि आप लोग कहां से देख रहे हो। अगर कमेंट करके बताएंगे तो ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, हम थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करेंगे और थोड़ा बहुत बात करने से ना मन हल्का हो जाता है ना। तो डोंट टेक टू मच प्रेशर एंड जस्ट कमेंट व्हेनेवर आई वांट यू टू कमेंट। अच्छा, पहली बात बताइए कि आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू एंड विजिबल टू यू, राइट? Yeah, Dev Singh, you are from Assam. Yes, such a nice place, Assam. It's one of the most favorite places of mine to visit. मैं बहुत ट्राई करती हूँ आसाम जाने के लिए और आई हैव टू गो ऑफन देयर। विजिट करना पड़ता है मुझे मेरे काम की वजह से। तो आई लव दिस प्लेस, आसाम। सुजाता इज वॉचिंग फ्रॉम बैंगलोर। ओके, बीना, हेलो बीना। या जितने सारे लोग हैं हमारे साथ, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please share this live with your friends group, with your maybe your cousins जो भी है क्लास 10 में है, सीबीएसई के एस्पिरेंट्स है, उन लोगों में प्लीज ये लाइव शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हमें मिल सके और ये सेशन इंटरेस्टिंग हो, इंटरेक्टिव हो। ये बहुत लंबा होने वाला है सेशन क्योंकि ये पूरा जो सीबीएसई का सिलेबस है वो हमने सोचा था कि दोनों पार्ट में हाफ हाफ कर लेंगे, लेकिन लास्ट डे जो था वो हम पूरा हाफ तक नहीं कर पाए। तो वी हैव टू ऑलमोस्ट कवर द 3/4 पार्ट ऑफ द सिलेबस टुडे ओनली। ओके, व्हेन विल क्लास स्टार्ट? अभी स्टार्ट होगा। आज कौन सा चैप्टर होगा मैम? आज तो पूरा ही करने का मन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से लेके पूरा एंड तक। But I would like to tell you that there are 2 geometry chapters in your syllabus, जिसमें क्या है कि theorems है और उसके कुछ applications है। अगर हमको टाइम थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो वो ज्योमेट्री वाले 2 चैप्टर्स हम कर लेंगे। अगर हमको आज टाइम ना मिला तो आई एम प्रॉमिसिंग यू कि वो दोनों ही चैप्टर जो है सीबीएसई का, वो दोनों चैप्टर ज्योमेट्री का, वो दोनों लेके एक अलग से हम लाइव कर लेंगे क्योंकि आज जो है, आज सिलेबस बहुत ज्यादा है और सम्स भी बहुत सारे हैं। तो पता नहीं ज्योमेट्री हम कवर कर पाएंगे या नहीं, और टाइम का तो थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट तो होता ही है हर जगह। सो ओके, नाम ले लो, प्रतिभा। ओके प्रतिभा, वेलकम प्रतिभा टू आवर चैनल। ट्रायंगल एंड सर्कल, जी ट्रायंगल और सर्कल का जो 2 चैप्टर्स है वो अगर आज हमको टाइम मिल जाएगा तो वी विल डेफिनेटली कवर देम।
अगर देखा जाए कि ये लाइव बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है और बहुत ज्यादा यहाँ पे ही मतलब बहुत टाइम हो गया, तो वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो डू नॉट वेस्ट, वी मस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम टुडे. जो बात से हम हर दिन स्टार्ट करते हैं हमारे दिन, वो है कि आप लोग एडविन से जरूर जुड़े रहिए. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो आपको, प्लीज कॉन्टैक्ट दिस नंबर. दिस इज योर नंबर टू कॉन्टैक्ट, दिस योर नंबर एंड आवर नंबर टू असिस्ट यू. ओके, कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, आप जरूर हमको कॉन्टैक्ट कीजिएगा. राइट, चलो. सो लास्ट डे जो हमारे जो मैराथन देख रहे थे उनको शायद पता होगा कि यही दो इक्वेशंस थे जहां पे हम कल स्टॉप कर दिए थे. मतलब आई हैड टू स्टॉप ड्यू टू सम इमरजेंसी. सो आज ना क्या करेंगे, दो इक्वेशंस हम सॉल्व करने की जो तरीका है ग्राफिकली, वो हम कल सीखे थे. और ये जो प्रोसेस हम सीखने वाले थे वो एक था एलिमिनेशन, एक था सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस भी हमने कल कंप्लीट किया था. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस एंड सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, यही दोनों इक्वेशंस लेके हम कर रहे थे. और यही दोनों इक्वेशंस लेके हम एलिमिनेशन भी करने वाले थे, लेकिन वो हम कल कर नहीं पाए. तो आज के क्लास हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. ये दोनों इक्वेशन को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना शुरू करेंगे. सो yes, y5 and x is equals to -2. Have you done it? Sorry, have you done it already, Bina? Okay. So मेरे साथ जो लोग भी आज जुड़े हुए हो, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक अ पेन एंड अ कॉपी विथ यू. हम यहाँ पे सम करेंगे. तुमको ये स्क्रीन पे जो सम है वो दिखाई देगा, वो तुम अपने एंड से भी ट्राई करो, मेरे एंड से भी हम ट्राई करेंगे. फिर हम देखेंगे कि किसका आंसर हमारे आंसर से मैच हुआ, कौन सही किया, कौन गलत किया. हो सकता है मैं भी कुछ गलत कर दूं, तुम भी सही कर दो, तो हम वो आंसर्स मैच करेंगे. सो प्लीज जैसे कि ऐसे ही मत देखो ये मूवी देखने की तरह. जस्ट टेक पार्ट इन दिस लाइव सेशन एंड अपने एंड से आप भी ट्राई करो सम सॉल्व करने की, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ. ओके, सो वी विल सॉल्व इट यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन. मेथड ऑफ एलिमिनेशन. ओके, सो एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना पड़ता है, पहले ये दोनों इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ओके, हेलो सुमित पटेल. अब एलिमिनेशन में क्या किया जाता है, देखो ये जो दो इक्वेशंस होते हैं, दो इक्वेशंस के जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे खुशनसीबी है कि दोनों जो x के कोएफिशिएंट्स है ये दोनों सेम है. हमेशा हमको ऐसा ना भी मिल सकता है. तब उन केस में हम क्या करेंगे, हमको जो कोएफिशिएंट, जो लिटरल कोएफिशिएंट हमको एलिमिनेट करना है, उस लिटरल कोएफिशिएंट का जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, उस वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है उनको सेम करना पड़ता है. ओके, जैसे कि यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, जैसे 2x plus 3y is equals to 11 और 2x minus 4y is equals to minus 24. यहाँ पे हमारा एक चीज जो दिखने को मिल रहा है कि x और यहाँ पे भी जो x है, इन दोनों के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है. अगर ये ना होता तो हमको क्या करना पड़ता, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ता. जैसे कि सोच लो जैसे कि y का जो कोएफिशिएंट्स है ये दोनों अलग है. ओके, तो हमको अगर इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ा तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय दिस कोएफिशिएंट एंड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय दिस कोएफिशिएंट. तब जाके इन दोनों का जो कोएफिशिएंट्स है ये दोनों सेम होने वाला है. ठीक है,
तो हम ये अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो x वाला जो चीज है वो तो सेम ही है। तो इनको अगर एलिमिनेट करना चाहेंगे तो इन दोनों को अगर एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू सब्ट्रैक्ट these equations. Subtracting we get. अब सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है वो क्या होता है? हम सभी को पता है, ये जो साइंस है ये चेंज हो जाता है। 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया हमारा 7y, 3 और 4 को ऐड करके 7y, और यहाँ पे आ गया 35। सो y becomes 35 divided by 7 and hence 5. ओके, अब y का जो वैल्यू हमको मिला उसको कोई भी एक इक्वेशन में हम डाल देंगे तो क्या मिलेगा? 3 into 5 is equals to 11. Hence 2x plus 15 is equals to 11. 2x is equals to 11 minus 15. 2x is equals to minus 4 and x is equals to minus 2. Who gave the first answer? I guess Beena Pani gave the lucky Beena. Who was Beena? Beena Patwal. Okay, she gave the first right answer as x is equals to minus 2 and y is equals to 5. Very good. क्या डाउट है? इतना ज्यादा डाउट क्या कर रहे हो? क्या डाउट है वो तो बताओ। जो डाउट है वो डाउट मत लिखो, वो डाउट क्या है वो कंटेंट लिखो, वो चीज लिखो, कौन से में डाउट है वो लिखो, फिर हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके चलो, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम। ओके, वी गेट another problem, जैसे कि यहां पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, सभी को दिख रहा है रेक्टेंगल? सभी को ये रेक्टेंगल दिख रहा है? ओ है, ओके। सो यहां पे जो दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है तुमको, यहाँ पे है लेंथ, AB is the length of the rectangle and BC is the breadth of the rectangle. It is the length and it is the breadth. जैसे भी कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं एक बार बोल दूं कि यहाँ पे जितने सारे सम अटेम्प्ट करेंगे, जितने सारे 2, 10, 15, 20, 50 जितने सारे सम्स आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो कभी ना कभी सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम्स है वहां पे आ चुका है। ये सम भी कहीं ना कहीं एक बार या फिर ज्यादा बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सो एवरी सम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ऐसे ही टाइप के सम्स तुमको आएंगे एग्जाम में। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट और हमारे साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, x is equals to 22 and y is equals to 8. वेरी गुड। देख लेते हैं, तो हमारे जो लेंथ है वो है x plus y। ओके, और x plus y के साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एक रेक्टेंगल है, हमको पता है ये साइड और ये साइड तो इक्वल होता है। सो x plus y is equals to 30 and x minus y is equals to 14। अब इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है हमको और x और y का वैल्यू निकालना है। ओके, सो प्लीज सॉल्व दिस। जैसे कि हमने बताया था, एलिमिनेशन करके ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x प्लस y है, x माइनस y है, जस्ट ऐड कर दो, कोई मल्टीप्लीकेशन वगैरह कुछ किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। ऐड करने से हमको क्या मिल रहा है? y कट जा रहा है, 2x is equals to 44 and hence x is equals to 22। x is equals to 22। अब किसी एक इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। y is equals to 30 minus 22 and hence 8। x is equals to 22 and y is equals to 8।
वेरी गुड बीना पटवाल। x इज 44। 44 कैसे आ गया बेटा? 44 नहीं आएगा बेटा, ठीक से देख लो। 44 नहीं आएगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 44 आएगा ना, तो x इज इक्वल टू 44 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो वो 22 हो जाएगा। ओके, यस यस, y इज 8, y इज 8, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, जो लोग भी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं। और ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करो, मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, now again there is a problem which is a problem of simultaneous equation, but it's a word problem. हमको पहले इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है पहले भी। ओके ओके, so the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. The charge paid rupees 105 for a journey of 15 kilometer and the charge paid is okay. So यहाँ पे जो है एक डिजिट हमारा यहाँ पे मिसिंग है। जस्ट लेट मी चेक वंस, एक बार मुझे देख लेने दो, एक डिजिट यहाँ पे मिसिंग है। ओके, ये कहाँ का था? सीबीएसई क्लास 2010 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड, डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे जो है ना, हम ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बार फिर से लिखते हैं, जो मेन जो चीजें हैं। तो एक टैक्सी है जो एक सिटी में चलता है, उसका एक फिक्स्ड रेट है फॉर फिक्स्ड डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर, if the taxi covers 10 kilometer distance, the charge it pays is it has to be paid is rupees 105. ओके, और अगर वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर गया तो उसको जो चार्ज देना पड़ता है वो होता है रुपीज 155. ओके, व्हाट आर द फिक्स्ड what are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling rupees 25 kilometer? तो पहले हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि फिक्स्ड चार्जेस कितना है। What are the fixed charges and the charge per kilometer? तो यहां पे दो चीजें मांगे हैं हमसे, फिक्स्ड चार्ज मांगे हैं। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। ओके, ये दो चीजें हमको निकालना है। तो दो चीजें हमको निकालना है। वी हैव टू मेक साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। तो हमको क्या करना है, पहले लेट अस सपोज, पहले से लिखते हैं, देखो ठीक से लिखते हैं, देखो लेट x rupees x be the fixed charge and rupees y be the charge per kilometer. Rupees x be the fixed charge, okay, 25 kilometer for 255. Okay, fixed charge is 5 and 5 and kilometer for 10. Okay, okay, you have solved it, Veena Patwal, very good. Let me check it if your answer is right.
फिक्स चार्ज x ले लेते हैं और चार्ज पर किलोमीटर y ले लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमको दो इक्वेशन यहाँ पे बनाना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक से समझ लो पहले ये प्रॉब्लम को। एक टैक्सी है जिसमें अगर आप चढ़ोगे तो आपको ₹x देना ही पड़ेगा, ₹x आपको देना ही पड़ेगा। और क्या, और एक चीज है, जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे पर किलोमीटर ₹y करके चार्ज किया जाएगा। ठीक है, जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे पर किलोमीटर ₹y करके चार्ज किया जाएगा, प्लस ₹x आपको देना ही पड़ेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमारा दो जो इक्वेशंस बन रहे हैं, पहला जो है ये ₹105 कैसे बन रहा था, देखो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ा x, और उसके साथ साथ 10 किलोमीटर ट्रैवल किया गया, तो 10 किलोमीटर पर किलोमीटर ₹y करके टोटल इतना चार्ज हुआ, दैट इज 105। दिस इज इक्वेशन 1। और फॉर द सेकेंड वन देखो, x किलोमीटर तो फिक्स, ₹x तो फिक्स्ड तुम्हारा चार्ज है ही, उसके साथ साथ 15 किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल किया, पर किलोमीटर उनको देना पड़ा ₹y करके, तो 15y हो गया, और टोटल उनका जो कॉस्ट हो गया वो हो गया 155। ओके ফিক্সড। আচ্ছা, মোহাম্মদ আজমাত, হ্যালো ম্যাম, কেমন আছেন? নীলকান্ত, ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? অভিষেক পান্ডে, मैम प्लीज आप, ओके यहाँ पे कुछ कोडिंग टाइप का कुछ लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25, आई डोंट नो हु हैव कमेंट दिस, तुम्हारा नाम तो मुझे पता नहीं है, वो ठीक से एक बार आंसर लिख के बताओ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो x और x जो है दोनों सेम है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों का ही 1 है। अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन क्यों करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी होगा, लेकिन अगर एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे तो और भी ज्यादा जल्दी ये सम हम कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। सब्ट्रैक्ट करके हमको मिलेगा यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो x दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया -5y इज इक्वल्स टू 155 से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 50 -5y, तो y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो y हमारा हो गया 10, मतलब ₹10 करके पर किलोमीटर चार्ज किया जाएगा। और व्हाट इज द फिक्स प्राइस देन, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। यहां पे y की जगह हम 10 ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 100, सो x इज इक्वल्स टू हो गया 5। Hence, the fixed charge is ₹5 and charges per kilometer will be ₹10। हाँ जी, श्रेया बोल रहे हैं कि 10, हाँ बिल्कुल 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 एकदम करेक्ट है श्रेया, वेरी गुड। फ्रॉम शांतिपुर, ओके शांतिपुर से देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। श्रेयाश, ओके 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 ओके, श्रेयाश यस, वेरी गुड। ओके, अगर समझ में आ गया तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, चलो। Again, another what problem? A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator.
if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Again, another problem of simultaneous equation. देखते हैं कौन कितना जल्दी कर सकता है. देखते हैं कौन कितना जल्दी कर सकता है. I will start the problem from here. Okay. Let's just change the ink. Let the fraction be x by y. पहले सपोज कर लेते हैं वो फ्रैक्शन है x by y. अब सॉरी, न्यूमरेटर से भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर से भी 2 ऐड करना है, फिर जाके ये बन जाएगा 9/11. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन. तो इसको इक्वेशन 1 नहीं देंगे, फर्स्ट कंडीशन तो लिख लिया, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करिए. 11x plus 22 is equals to 9y plus 18. So 11x minus 9y is equals to 18 minus 22. So we have 11x minus 9y is equals to minus 4. This is our first equation. Let us take this as our first equation. Okay. अब देखो सेकेंड कंडीशन क्या बोला गया है. If मैम क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? क्लास तो 3 बजे स्टार्ट होती है बेटी. सुरेखा, क्लास स्टार्ट्स एट 3 PM. ओके, ज्यादा मतलब हाफ एन आवर हो गया है ऑलरेडी, बट स्टिल यू आर स्टिल कैन कैच अप ऑन अस. सो सेकेंड कंडीशन क्या है? x 3 is added to both the numerator and denominator. 3 ऐड करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जब 3 ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5/6. चलो सिंप्लीफाई करते हैं. 6x plus 18 is equals to 5y plus 15. So 6x minus 5y is equals to 15 minus 18, and hence 6x minus 5y is equals to minus 3. So this is our equation 2. This is our equation 2. Okay. X minus 7 and y 9. The value of the numerator and denominator are x is equals to 7, y is equal to 9 respectively. Original fraction is 7/9. Very good. एक बार देख लेते हैं हम भी इसको सॉल्व करके कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. 6x minus 5y is equals to minus 3. चलो अब एलिमिनेशन करते हैं. कोई भी एक को हम एलिमिनेट करेंगे. इसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ 11 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 66x minus 54y is equals to minus 24. ओके, और यहाँ पे आ गया 66x minus 55y minus 33. अब सबट्रैक्ट कर दो. Subtracting ओके. सो सबट्रैक्ट करके क्या मिल रहा है हमको? y इज इक्वल्स टू 33 से 24 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 9. तो y इज इक्वल्स टू 9. वी हैव ऑलरेडी गेट y इज इक्वल्स टू 9. अब ये y का वैल्यू किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो कौन से में करेंगे हम? ये इसी में करते हैं. 11x minus 9 into 9 is equals to minus 4. So 11x is equals to minus 4 प्लस ये जो माइनस है उस तरफ जाके ये प्लस बन गया 81. 11x is equals to 77 and x is equals to 7, and hence the
फ्रैक्शन बिकम्स x बाई y था, x है 7, y है 9, 7 बाई 9, एब्सोल्युटली राइट। जो भी आंसर यहाँ पे दिए हो, बीना और आई डोंट नो योर नेम, चेरी भाई, प्लीज मेंशन योर नेम यार। तो दोनों का ही आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Okay, so we are done with our simultaneous equation and arrived to the next chapter, which is quadratic equation. Okay, quadratic equation में आ गए हैं हम अभी। अब quadratic equation हम किसको बोलेंगे? कोई भी equation जिसका highest power of the variable is 2. The highest power of the variable is 2. अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 मिल जाए हमको, और बाकी के जो इक्वेशन है, बाकी के जो वेरिएबल्स है उस इक्वेशन में, उसमें कहीं भी पावर में कोई फ्रैक्शन ना हो, कोई साड्स ना हो, तो दैट इक्वेशन इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको कितने सारे प्रोसेसेस मिलते हैं सॉल्व करने का? कमेंट करो प्लीज। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, इट्स अ मैराथन क्लास बेटा, ये एक मैराथन क्लास है। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का जो सारे सीबीएसई जो पेपर्स होते हैं, मतलब बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। ठीक है मैम, मेरा नाम चेरी है। ओके 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 मैम प्लीज फास्ट। अच्छा, इससे भी फास्ट करे तो हमको तो वो क्या करना है ना, तुम वो फास्ट फॉरवर्ड लगा के तुमको फिर करना पड़ेगा। मेरे में वो मोड ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है यार, उतना टाइम तो देना पड़ेगा। हाय 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 हाय, व्हाट्स योर नेम? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैम मेरा नाम ले लो। व्हाट्स योर नेम? Not XYZ तो I understand. Then what? What is your name? Okay. So this is the quadratic equation है। ये है quadratic equation का स्टैंडर्ड फॉर्म। एक क्वेश्चन पूछा था हमने अभी, वो आपने तो स्किप कर गए। तो मैम प्लीज ट्रेन वाला क्वेश्चंस, ट्रेन वाला क्या क्वेश्चंस है? आदित्य, या आदित्य वेलकम टू आवर क्लास। हमने अभी पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कितने सारे तरीके हमको आते हैं, बताओ। स्पीड वाले, अच्छा देखते हैं स्पीड वाले क्वेश्चन अगर हमको मिल जाए तो जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कितने सारे तरीके हमको आते हैं, कितने सारे तरीके? 2 मेथड्स। व्हाट आर द मेथड्स? व्हाट आर द मेथड्स? टेल मी। Not 2 methods, there are 3 methods. Number one, you can factorize. Factorization method. Factorization method कर सकते हो। Factorization method में तुम वो क्या बोलते हैं उसको, मिडिल टर्म फैक्टर्स कर सकते हो, या फिर कोई भी अलग, मतलब कोई फॉर्मूला कुछ लगा के वो टाइप से अब तुम फैक्टराइज कर सकते हो। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। या फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला दिख जाए हमको इक्वेशन में, वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम और क्या करते हैं बताओ, और कौन कौन से प्रोसेस है? दूसरा है होल स्क्वायर फॉर्म में लाना, दैट इज उसको हम बोलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर। जो इक्वेशन हमको दिया रहता है उसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर में डालते हैं, होल स्क्वायर फॉर्म में ले आते हैं, और जो रिमाइंडर टर्म रह जाता है उसको इक्वालिटी के दूसरे साइड में ले जाके एक्स को सॉल्व करते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड जिसमें हमको परफेक्ट स्क्वायर लाना पड़ता है, वो चीज जो इक्वेशन दिया रहता है उसको ही डिराइव करके या फिर डिड्यूस करके। और तीसरे वाले जो मेथड है, दैट इज द मेन थिंग व्हिच वी हैव लर्नड इन क्लास 10 ओनली, दैट इज द व्हाट,
श्रीधराचार्य's मेथड, श्रीधराचार्य's मेथड, श्रीधराचार्य's मेथड. Hi ma'am, sorry I was late. Did I miss anything important? हमने अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन खत्म किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पाव रखे हैं, तो उतना कुछ नहीं है, बट ये क्लास बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है. हम पहले अलर्ट दे देते हैं सबको, लास्ट तक जमे रहना है, एकदम टिके रहना है, लास्ट क्वेश्चन तक आंसर देना है, एकदम फुल जोश में रहना है, ठीक है. श्रीधराचार्य's मेथड, ये है थर्ड मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ओके, पहले के जो दो मेथड्स हमने बोले हैं, वो दो मेथड्स तो ठीक है, वो पहले से हम कर रहे हैं, क्लास 9 में भी किया, कुछ क्लास 8 में भी किया, फैक्टराइजेशन वगैरह सब कुछ किया. लेकिन ये जो श्रीधराचार्य वाला जो मेथड है ना, ये हमने अभी अभी क्लास 10 में सीखा है. उसमें x का वैल्यू हमको कैसे मिलता है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b square minus 4ac divided by 2a. If you can remember, the standard form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. ये अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो x का वैल्यू हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ओके, यहाँ पे हमको दिखने को मिल रहा है कि हमको हमेशा दो वैल्यूज मिलते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से हमको हमेशा दो वैल्यूज मिलते हैं. जो वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं बताओ? जो वैल्यूज हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ. ओके, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ. मैम, क्या आप शोभित निर्वाण को जानते हो? हु इज शोभित निर्वाण? आई डोंट नो एनीबॉडी. अल्फा एंड बीटा, अरे अल्फा एंड बीटा से तो हम उसको नाम देते हैं, लेकिन उसको बोलते क्या है वो तो बताओ. अल्फा और बीटा तो उनको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यस रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन. हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमको दो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस मिलते हैं. जो भी सॉल्यूशन हमको मिलता है, हम एक के नाम देते हैं अल्फा, दूसरे के नाम देते हैं बीटा, और वो दोनों को बोला जाता है रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, एक्स का जो वैल्यूज निकलते हैं वो रूट ऑफ द इक्वेशंस होते हैं. अब ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे होंगे? रूट्स को देखे बगैर ही हम बोल सकते हैं, राइट? रूट्स, कोई भी इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, एक इक्वेशन इज गिवन टू यू, ओके, और तुमको नहीं पता कि रूट्स कौन कौन से है उस इक्वेशन के, लेकिन उस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं रूट्स के नेचर कैसा है. हाउ इज द नेचर ऑफ द रूट, वो हम कैसे बोल सकते हैं बताओ? डिस्क्रिमिनेंट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जय राजपूताना. ओके, नेक्स्ट टॉपर के सीईओ है, नेक्स्ट टॉपर के सीईओ है शोभित निर्वाण. अच्छा 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 है, बहुत अच्छा है. ओके, राइट. सो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये वाला जो है रूट के अंदर, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है. इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट. डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. इस डिस्क्रिमिनेंट के जो नेचर होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के जो मतलब जो साइन होते हैं, जो वैल्यू हमको मिलता है, उससे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है, उसके नेचर कैसे होंगे. वो कैसे हमको पता चलता है? इफ d इज ग्रेटर देन 0, if d is greater than 0, how is the nature of the roots? बताओ. How is the nature of the root? If d is greater than 0, how is the nature of the root? जल्दी बताओ. Real roots, real and unequal.
अनइक्वल, ये मेंशन करो बेटा, ये मेंशन करो, रियल एंड अनइक्वल, d इज ग्रेटर देन 0 होने से जो रूट्स आते हैं ना वो रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट होते हैं जी। अब d इज इक्वल्स टू 0 होने से रूट्स कैसे होंगे? मैम पर डे क्लास 3 बजे स्टार्ट होती है। हाँ जी, सीबीएसई का क्लास 3 बजे ही स्टार्ट होती है पर डे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। d is equals to 0 means real and equal roots। दो जो रूट्स होंगे ना अल्फा और बीटा, वो दोनों सेम ही होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल हो गया मतलब जो इक्वल्स टू 0 हो गया, जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर 0 हो गया तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, and if d is less than 0, if d is less than 0, then if d is less than 0, then how is the nature of the roots? If d is less than 0, how is the nature of the root? No real root. Very good, very good, no real root, that is imaginary root, imaginary root। ये इमेजिनरी नंबर ना तुम लोग पढ़ोगे, जो भी साइंस लेके पढ़ोगे क्लास 11 में, बस कुछ ही दिन में तुम्हारा एग्जाम भी खत्म होने वाला है, क्लास 11 का क्लासेस भी स्टार्ट होने वाला है, तब तुमको ये इमेजिनरी नंबर के बारे में पता चलेगा। जो लोग मैथ्स लेके क्लास 11 में एडमिशन लोगे उन लोगों के लिए। ओके, वेरी गुड, नो रियल रूट एग्जिस्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस वाज द बेसिक, दिस वाज द एकदम मतलब कॉम्पैक्ट और बेसिक आइडिया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो ये तो तुम लोगों को लगभग पता ही है। तो हम क्या करेंगे ना, हम अब नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करेंगे, जहां पे हमको ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं। एक है ये, एक है ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहला इक्वेशन, हाँ जी, अंडर रूट माइनस 1 इज द इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। अंडर रूट माइनस 1 is called iota, is an imaginary number, but वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है बेटा, वो सब बाद में बात करेंगे हम, जब 11 में तुम आओगे और फिर हम आपके क्लास लेंगे, तब हम बहुत सारे इमेजिन करेंगे, इमेजिनरी रूट्स के बारे में बहुत सारे बातें करेंगे। पहले तो तुम मुझे ये सॉल्व करके बताओ कि ये कितना आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ बेटा ये क्या आ रहा है। हाय मैम, हेलो हेलो देवराज। ओके, ये x का वैल्यू सॉल्व करके मुझे बताओ ये कौन सा, मतलब क्या वैल्यू आ रहा है इसमें। ओके, 11/5 बोला है। कौन सा मेथड यूज किया सॉल्व करने में, कौन सा मेथड यूज किया? 21 और माइनस करके 22 लाना है। ओके, कैसे हो मैम? मेरा नाम ले लो, अनमोल। अनमोल वेलकम। अच्छा, पहला था 11/5 और दूसरा था 5/8, ऐसा क्या? तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। सपोज ये b है, क्योंकि यहाँ पे तो 22 है, ठीक से देख लो, ध्यान दे दो एक बार। 2 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब हमने अगर a स्क्वायर सपोज कर लिया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला जो फॉर्म है उसी में हम जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ये है, माइनस 2a इंटू बी। a इंटू बी क्या है? a तो हो गया x, और b कैसे पता चलेगा? यहाँ पे है 22, तो 11 मल्टीप्लाई करने से ही 22 आएगा, तो b को हमने 11 ले लिया। ओके,
प्लस 11 स्क्वायर, ओके। सो 11 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, क्योंकि ये क्वांटिटी तो था ही नहीं, इसको तो मतलब बाई फोर्स हम लाए हैं इसमें, तो ये तो था ही नहीं, तो इसको फिर से माइनस करके भगा देते हैं और जो था उसको लिख देते हैं 21 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आ गया x माइनस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को उस साइड ले जाते हैं 121 प्लस 21, सो x माइनस 11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 142। तो x माइनस 11 हमको क्या मिल गया, प्लस माइनस रूट ओवर 142 मिल गया। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे 71, कुछ फायदा नहीं है, और x इज इक्वल्स टू मिल गया 11 रूट ओवर 142। ये एक तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। कोई दूसरा तरीका अगर यूज किया गया है वो बता दीजिए। 11/5 5/8 है दूसरे वाले क्वेश्चन के आंसर, ओके। आई हैव डाउट, अरे कहां पे डाउट है वो तो बताओ देवराज, वो तो बताओ कहां पे डाउट है, तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला सम है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जैसे कि एक बहुत ज्यादा बड़ा एक टर्म है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 ऐसा करके, और इसमें तो उसका ही रेसिप्रोकल है। तो what we will do is take this as y, take this as y first, okay, so we can take 2x minus 3 divided by x plus 2 as 1 by y, as 1 by y। म्यूट हो गए, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ओके, तो अभी ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है, इसमें हम x की वजह y डाल के ये इक्वेशन करेंगे सॉल्व। -9 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 3। मुझे लगता है, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस साइन, आई थिंक दिस विल बी प्लस। अगर ये प्लस हो गया तो ये सम जो है ये ठीक से सॉल्व होगा, ओके। ये साइन जो है ये प्लस होगा, ओके। कैन यू रिपीट दिस? विच वन टू रिपीट बेटा, विच वन टू रिपीट? यहाँ पे ध्यान दो एक बार, ये जो टर्म है इसको हमने y ले लिया और इसका ही रेसिप्रोकल है ये, तो ये हो गया 1 बाई वाई, ओके। तो इस सम को अगर हम यहाँ पे लिख दे तो देखो 2 इंटू यहाँ पे हो गया y, माइनस साइन है, फिर 9 है, फिर ये है 1 बाई वाई, यहां से देखो इज इक्वल्स टू 3। नाउ दिस विल मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। अगर इसको हम y एलसीएम ले लेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3। So 2y square minus 9 is equals to 3y. So 2y square minus 3y minus 9 is equals to 0. अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? 9 2 18 हो गया, 3 और 6 दोनों को माइनस करके 3 आ रहा है, तो we will take middle term splitting process। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2y यहां से कॉमन जा रहा है, y माइनस 3 प्लस 3 कॉमन लेके y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस वी हैव y माइनस 3 इंटू 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, ओके। सॉल्व अभी तक नहीं हुआ, मतलब हम यहां तक आए, तो we can say y minus 3 is equals to 0 and hence y is equals to 3,
एंड यहाँ पे 2y plus 3 is equals to 0 and hence 2y, let us write in one step, say y is equals to -3/2। ठीक है, अब दोनों में से तो y का वैल्यू हमको मिल गया, y का दो वैल्यूज तो हमको मिल गया, लेकिन y तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो चाहिए x। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, x plus 2 by 2x minus 3, इसी को तो हम y लिए थे, तो that is equals to 3। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके x के वैल्यू हमको निकालना है, x का वैल्यू हमको निकालना है, तो 6x minus 9, x 6x, अब x को इस तरफ लेके जाओ और इस 9 को इस तरफ लेके आओ, 2 plus 9 and we have 5x is equals to 11, sorry, 5x is equals to 11 and x is equals to 11/5। ये तो दूसरे का ही आंसर आया बेटा। Yes, 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 yes. Yes, ma'am, the sign will be positive. Absolutely, this sign will be positive and hence we can solve the problem using middle term splitting. यहाँ पे अगर माइनस हो गया, माइनस अगर होगा भी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा जैसे हमने बताया। अगर एग्जाम हॉल में यहाँ पे प्लस ना देके माइनस दिया तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन होगा तो ठीक ठाक एक आंसर आएगा, ओके। सो x का तो एक वैल्यू हमको मिल गया 11/5। अब यहाँ पे y का फिर से ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, x plus 2 divided by 2x minus 3 that is equals to -3/2। अब यहां से x को सॉल्व करो, 2x plus 4 minus 6x plus 9। अब 6 को इस तरफ लेके आओ, 2x plus 6x is equals to 9 minus 4, so 8x is equals to what, 5 and hence x is equals to 5/8। जी बिल्कुल, x के जो दो वैल्यूज है, मैम कैमरा थोड़ा पीछे कर दो, पूरी स्क्रीन नहीं आ रही क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, थोड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी मोबाइल में? देखो अब ठीक है, थोड़ा पीछे कर दिया बेटा, एक बार देख लो ठीक है कि नहीं। ओके, सो x is either 5/8 और 11/5। बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका दो आंसर निकला ऐसे, ओके। और ये वाले जो मैंने पहले सॉल्व किया था एक बार और कर देते हैं, ये शायद तुमको समझ में आ गया बेटा, ये हम रिमूव करते हैं और जो पहले वाले किए थे ना हमने वो एक बार फिर से करते हैं, इसको प्लस साइन लेके x² minus 22x plus 21 is equals to 0। अब प्लस करके 22 लाना है 21 और 1 लेके, तो 21x minus x plus 21 is equals to 0। ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फिर यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, x minus 21 और यहाँ से इन दोनों से 1 कॉमन जाएगा, x minus 21 is equals to 0 and hence we have x minus 21, x minus 1 is equals to 0। So we get two factors as x is equals to 21, this is the first solution, and x minus 1 is equals to 0 and we have x is equals to 1। जी जी बिल्कुल, 21 and 1 will be the answer of this question। जी बिल्कुल बिल्कुल यही होगा आंसर। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। टिल नाउ तो हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप लोग भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो, वेरी गुड। नाउ इसको बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। अब रियल और इक्वल रूट होने के लिए क्या होना मांगता है, बोलो?
रियल और इक्वल रूट होने के लिए क्या होना चाहिए? रियल और इक्वल रूट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। ए क्या है? ए है के। बी क्या है? बी है माइनस √5 2√5। और सी क्या है? सी है 4। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दो। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। 20 minus 16k is equals to 0. Tell me what is the value of k? Tell me what is the value of k then? आहा, हाँ ठीक ही तो बोला, ठीक ही तो कर रहे हैं। 5/, वेरी गुड वेरी गुड। 5/4 is the value of k. वेरी गुड बीना, वेरी गुड। और चेरी, तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो, तुम दोनों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड। यहाँ पे जो है ना, वेदर चेंज हो रहा है, अभी सर्दी था, गर्मी आ रहा है, ये जो सीजन चेंज का वक्त है, गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो समझ में आया k का वैल्यू 5/4। चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, नॉट OD, इट्स OF, of Varun's age in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. Find his present age. इतना सब कुछ समझने से पहले प्रेजेंट एज फाइंड करना है ना, तो let the present age of Varun is what? X. Present age of Varun is X. Sum of the reciprocals of Varun's age in 3 years ago and 5 years from now. अभी का एज अगर X हुआ, वरुण का आज का एज अगर X हुआ, तो what was his age 3 years ago? एज 3 years ago क्या था? x minus 3 था। और 5 years from now, एज 5 years hence, hence मतलब बाद में, 5 years hence। ओके, कैसे हो दीदी आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मनु सैनी बहुत अच्छे हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? जरूर जरूर स्वागत करेंगे। ओके ओके, सो 5 years hence एज कितना होगा? 5 years hence एज होगा x plus 5। age before 3 years was x minus 3 and age 5 years hence वो होगा x plus 5। ओके, नाउ द सम बोला है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स मतलब 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 is equal to 1/3. This is given to us. This is what that is given to us. पहले सम को ठीक से पढ़ना है और फिर ठीक से इक्वेशन फॉर्म करना है, अदरवाइज तो गंडगोल हो जाएगा। ठीक है, ओके। x is -3। हाय मैम सचिन तिवारी, हाय सचिन। x is 7। एक बार तो -3 बोल रहा है, एक बार 7 बोल रहा है। क्या क्या है, क्या चीज है, क्या क्या मान रहा है? हमको ही करके देखना पड़ेगा।
देखो x माइनस 3 और x प्लस 5 वो हो गया हमारा एलसीएम, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3। अब एलसीएम जो हुआ दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम हुआ, अब कैसे करते हैं, यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ पे x माइनस 3 है, x माइनस 3 को x माइनस 3 से मिला दो तो रह क्या गया, क्या रह गया, x माइनस 5 रह गया। x माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, x माइनस 5 इंटू 1 यहाँ पे लिखेंगे। सेम चीज इसके साथ करेंगे, x प्लस 5 यहाँ पे x प्लस 5 के साथ मिल गया और रह गया क्या, क्या रह गया, x माइनस 3 रह गया। अब x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द प्रोसीडियर। अब चलो कैलकुलेशन, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, इसमें मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। अब इसके बाद ना यहाँ पे करेंगे 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इस 6x को उस तरफ लेके जाओ, 6x, अब माइनस 15 जो है वो लिख दो, अब ये 6 को उस तरफ लेके जाओ, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे 21 है, 21 के पहले है माइनस साइन, तो ऐसा दो नंबर हमको ढूंढना है जो कि मल्टीप्लाई करने से 21 होगा और माइनस करने से 4 होगा। क्या है, 3 और 7 है ना, 3 और 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x हो गया ना 4x, माइनस 7x प्लस 3x हो गया ना 4x, माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस x माइनस 7 और x प्लस 3। अच्छा 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 बेटा, तूने दो दो वैल्यूज बोले थे, अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, माइनस 7 नहीं, 7 और माइनस 3। चेरी वॉज राइट, चेरी यू आर राइट, एकदम राइट थे बेटा, बेटा या बेटी हो तुम, क्या मुझे पता नहीं है। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 7, ये हो गया पहला सोल्यूशन, और दूसरा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये हो गया हमारा दूसरा सोल्यूशन। ओके ओके ओके, ठीक है। सो x विल बी 7, बीना बीना तुम्हारा ये जो सम है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है साइन में, एक बार देख लो, वो x इज इक्वल्स टू 7 होगा और माइनस 3 होगा, तुम्हारा जो नेगेटिव साइन है वो दोनों में थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है, ठीक है, वो एक बार देख लो। ओके चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, a motorboat whose speed is 24 km/h in still water takes 1 hour more to go 32 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Find the speed of the stream. किसने यहाँ पे एक बार कमेंट किया था कि स्पीड वाला सम कराओ मैम, तो आ गया हमारा स्पीड वाला सम। वो ट्रेन का ही स्पीड हो या फिर बोट का ही स्पीड हो, स्पीड तो सेम ही होता है, स्पीड टाइप का जो सम है वो तो सेम ही है। तो
इसको एक बार करते हैं, चलो। मोटर बोट whose speed is 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो बोट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट है 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर जाना है फिर आना है। अपस्ट्रीम मतलब क्या है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? जब पानी में कोई बोट चलता है, जिस ओर वो जो स्ट्रीम होता है, जो लहर होता है, उसका जो डायरेक्शन है, अगर उसी के डायरेक्शन में बोट भी चले तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। और जिस तरफ स्ट्रीम जा रहा है उसके ऑपोजिट साइड में अगर बोट ट्रैवल करेगा तो उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। अपस्ट्रीम में हमेशा बोट का स्पीड कम होता है और डाउनस्ट्रीम में हमेशा बोट का स्पीड ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज अपस्ट्रीम जब जाते हैं तब बोट का स्पीड एक तरफ है, स्ट्रीम का जो स्पीड है वो दूसरी तरफ है। तो इसलिए ये दोनों स्पीड माइनस होके एक नेट स्पीड हमको निकालना पड़ता है। ओके, और जब डाउनस्ट्रीम चलता है कोई बोट, तब बोट का जो स्पीड है उसके साथ जो वेव है, जो स्ट्रीम है, उसका भी स्पीड, वो दोनों ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद क्या होता है ना, उसका स्पीड थोड़ा सा एक्सीलरेट कर देता है, ज्यादा कर देता है। ठीक है, ओके। ओके, सो रेणुका मैम, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। थैंक यू बेटा। रेणुका हाय बोले हैं। हाय रेणुका, कैसे हो? ओके, सो डिस्टेंस है 32 किलोमीटर। ओके, स्टिल वाटर 1 घंटा ज्यादा। स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो बोला गया है और हमको निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जब वो बोट अपस्ट्रीम चलेगा, तब नेट स्पीड क्या होगा? नेट स्पीड होगा बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। ओके, और जब वो बोट डाउन स्ट्रीम चलेगा तब नेट स्पीड क्या होगा? बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। ओके, ग्रेट। अब देखो, ये बोल रहा है कि 32 किलोमीटर उसको जाना था। ठीक है, 32 किलोमीटर जाना भी था, 32 किलोमीटर आना भी था। तो अपस्ट्रीम में, इन अपस्ट्रीम, ठीक से समझो बेटा, इन अपस्ट्रीम टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर, कितना टाइम ले रहा है अपस्ट्रीम में? अपस्ट्रीम में कितना टाइम ले रहा है 32 किलोमीटर कवर करने के लिए? वो होगा स्पीड इनटू डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल्स टू, वी नो, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो स्पीड है 24 माइनस एक्स इनटू डिस्टेंस 32, और इन डाउनस्ट्रीम टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर 24 प्लस एक्स इंटू 32।
24 प्लस x इंटू 32 इतना आवर। अब क्या बोला है हमको बोला है कि 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। कहां पे लग रहा है? ये अपस्ट्रीम में लग रहा है 1 घंटा ज्यादा। ये जो टाइम है दिस इज 1 hour less than this. That is the time taken in upstream is 1 hour more than the time taken in downstream. तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं according to the problem. क्या है? अपस्ट्रीम 24 minus x into 32 is equal to 24 plus x into 32. कौन सा ज्यादा है? कौन सा ज्यादा टाइम है? ये वाला ज्यादा है। तो दिस इज इक्वल्स टू कितना ज्यादा है? 1 घंटा ज्यादा है, +1. I hope you understand the formation of the equation. I hope you understand the formation of the equation. Okay. Okay. Hi मैम मेरा को आंसर आया कि 8 किलोमीटर और -72. ओके, 8 किलोमीटर आया और -72 आया। एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके, देख लेते हैं। चलो 24 into 32 minus 32x is equals to again 24 into 32 plus 32x plus 1. अब ये 24 into 32 क्या होता है? कितना होता है? 24 into 32 768 minus 32x is equals to again 768 plus 32x plus 1. एक मिनट रुक जाओ बेटा। ओके, गुनगुन जायसवाल हेलो। हाँ जी हेलो। अब इसको उस तरफ अगर लेके जाएंगे तो दोनों में ही 768 आ गया। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, ये तो थोड़ी सी दिक्कत की बात हो गई। तो ये हो गया 32x, आई मीन दोनों को अगर ऐड कर देंगे ना x वाले, लेकिन यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हुआ। ओके, टाइम हमको ना टाइम का जो हिसाब है वो फिर से करना पड़ेगा। टाइम क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड हेंस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। वो हमने डिस्टेंस इनटू स्पीड किया था ना, इसलिए दिक्कत आ गया। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास है 32 किलोमीटर। अपस्ट्रीम जो है ऐसे लिखते हैं स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड हमने क्या लिखा था? 24 माइनस x लिखा था, है ना? तो किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, इतना आवर। और स्पीड हमारा डाउनस्ट्रीम में क्या होगा? 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर, है ना? तो टाइम होगा 32
24 प्लस एक्स आवर हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लग रहा है, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ये है अपस्ट्रीम का टाइम, ये है अपस्ट्रीम जाने का टाइम, ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ये है डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम, इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 घंटा ज्यादा है। अब चलो आ गया हमारा ठीक से इक्वेशन। तो 32 डिवाइडेड बाय 24 माइनस एक्स माइनस 32 डिवाइडेड बाय 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये होगा हमारा इक्वेशन। तो 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों में से ना हम 32 को कॉमन ले लेते हैं। 32 को अगर कॉमन ले लिया तो ऊपर रह गया 1, तो एकदम वो पिछले वाले सम में जैसे कैलकुलेशन किए थे 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स, आई मीन माइनस था ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। अब ये 32 को इस साइड हम भेज सकते हैं, 24 कट हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे वाला क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 32। ओके, 1 बाय 32। अब थोड़ा अलग से इंक यूज करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेट करने में इजी होगा। अब इसको हम क्या करेंगे बोलो? वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया 64x इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब सब कुछ एक साइड में लेके आओ, प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ओके, ओके, हम कहां पे थे बेटा? ओके, सो आप किस क्लास तक पढ़ाते हो? अभी तो हम क्लास 10 पढ़ा रहे हैं बेटा। डू यू नो शोभित निर्वाण? ये एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहा है मुझसे? शोभित निर्वाण, शोभित निर्वाण क्या है? शोभित निर्वाण, ओके, डू यू नो शोभित निर्वाण? भाई हम तो यहाँ आज क्लास में आके तो शोभित निर्वाण को तो पहचान ही लिया। चलो ओके, अच्छा, प्लीज अगर आप लोग यहाँ पे ये सब डिस्कस करेंगे ना तो दूसरे कोई ग्रुप बना के आप डिस्कस करो, और यहाँ पे जो हम यहाँ पे मैथ्स करा रहे हैं ना वो सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये सब हम कोई दूसरे ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ओके चलो 576 288 144 72 36 18 2 9। यहां से 64 कैसे बनाए? 64 बनाना है हमको। 4 8 16 4 36 64 बनाना है। बनाओ 64, कहां से बनाएंगे? ओके, शाउट आउट दे दो प्लीज, मतलब वो क्या होता है? वो क्या चीज होता है बेटा? वो तो हमें पता भी नहीं है। 8 और 72, 8 और 72 जी बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां से x को कॉमन लेते हैं, x प्लस 72 माइनस 8 x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0।
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमको क्या मिलेगा, x माइनस 8 एक मिला, x प्लस 72 दूसरा इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक से देख लो एक बार, ध्यान लगाओ, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0। इसमें x इज इक्वल्स टू 8 आएगा और x इज इक्वल्स टू माइनस 72 आएगा, ठीक है। अब x, what was x? X was the speed of stream, right? We assumed x as the speed of stream. अब stream के जो speed है, कुछ भी के अगर speed अगर हम बोलेंगे, speed तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, speed तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। इसलिए we will take x is equals to 8. So the speed of the stream is 8. Okay, right. Okay, chalo, let's move on to the next. Okay, देवराज तुम्हारा नाम तो मैंने पहले भी लिया। Okay, we have arrived to our next chapter, arithmetic progression। पता है arithmetic progression क्या होता है? arithmetic progression से related कोई भी दो टर्म मुझे बता दो कमेंट में। कार्तिक, हेलो कार्तिक, बताओ मुझे arithmetic progression से related कोई भी दो टर्म्स मुझे बता दो। मेरा नाम प्रियांश है। अच्छा प्रियांश, A and D, AN नाम बताओ बेटा। A और D क्या होता है, AN क्या होता है, B क्या लिखा तुमने, SN। देवराज बता रहा है मैं कैसी हूं, मैं तो अच्छी हूं, मेरा गला कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। A and D को क्या बोलते हैं बेटा, वो बताओ मुझे। A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और D को क्या बोलते हैं, what is, yes, now you are talking, first term and common difference, yes, now you are talking, very good। so कोई भी दो टर्म हमने बताने को बोले थे, आपने बता दिया। तो we will start कि हमको पता चल गया कि arithmetic progression के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को है, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वो जो है ना एक आइडिया हमको मिल जाता है कि कुछ भी पता है कि कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यू नो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एक होता है जिसको हम A1 या फिर सिर्फ A भी बोलते हैं, और वी हैव अ टर्म नेम एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस का मतलब है, मैम डायरेक्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, एक बार देख लो। कॉमन डिफरेंस का मतलब है, सपोज करो पहला टर्म है A1, तो AP अगर है ये, इफ इट इज एन AP, देन द सेकेंड टर्म विल बी व्हाट, A1 प्लस D, एंड द थर्ड टर्म विल बी A2 प्लस D, एंड देन दैट विल बी A3 प्लस D, ऐसे करके जाएगा। नो नॉट D, यहाँ पे D है तो यहाँ पे 2D होगा, फिर 3D होगा, मतलब हर एक टर्म के साथ एक D ऐड करते 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 हम जाएंगे। ओके पिछला जो टर्म है उसके साथ D कोई एक फिक्स्ड नंबर, उसको ऐड करके नेक्स्ट टर्म हमको मिलता है, वही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके हाँ जी, A2 माइनस A1 मतलब ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, और फिर इन दोनों का भी डिफरेंस सेम होगा। हर एक दूसरे टर्म से पिछले वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। दैट डिफरेंस इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। ओके that difference is known as the common difference।
राइट। अब ये कॉमन डिफरेंस मिल गया हमको, फर्स्ट टर्म मिल गया हमको, और एक चीज जो हमको पता है क्या है, nth टर्म। व्हाट इज nth टर्म? कोई भी एपी हो, अरिथमेटिक, आपके पास कौन सा फोन है, कौन सा फोन है, कौन सा फोन है? कौन सा फोन है? मेरे पास तो पता नहीं कौन सा फोन है, ये एक मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड वाला है, इसमें कुछ लिखा नहीं है शायद, ऐसा कुछ, ठीक है, ओके। आपको सब्सक्राइब कर लिया, मुझे नहीं सब्सक्राइब किया बेटा, तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमको कैसे सब्सक्राइब करोगे? हमको कैसे सब्सक्राइब करोगे? तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, फिर भी हम थैंक्स बोल ही देते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एडविन्स, ओके। जी जी जी, बिना बिना एकदम ठीक है। nth टर्म है tn a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा nth टर्म, ये हो गया हमारा nth टर्म। tn इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ n टर्म्स, वो क्या होता है? वो होता है sn इज इक्वल्स टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, ये हो गया हमारा sum of n terms। यहाँ पे हर एक चीज हमारे पास बिल्कुल डिफाइंड है। n is the number of terms, कितने सारे टर्म्स हैं इस एपी में वो डिफाइन कर रहा है n is the number of terms। कॉमन डिफरेंस हो गया d, फर्स्ट टर्म हो गया a1, या फिर सिर्फ a भी बोल सकते हो, यहाँ पे और कोई ये तो है नहीं, तो वी कैन ओनली से दिस इज a, ओके। सो ये 1 वाला जो चीज है वो हम डिलीट कर देते हैं, a, फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस d, और ये सब हमको पता है, ओके। सुपर चैट कैसे देते हैं पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज सुपर चैट। बिल्कुल मैम, nth टर्म नहीं समझी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज द nth टर्म। मतलब सपोज करो कि तुम्हारे पास एक एपी है जिसमें 10 टर्म्स है, a1 a2 a3 a4 ऐसे करके a10, देयर आर 10 टर्म्स सपोज। अब ये जो 10 है, यहाँ पे जो 10 हम बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट आर वी रिफरिंग हियर एज n, ठीक है। कोई भी अगर एक लंबा सा एपी है जिसके बीच का कोई भी नंबर, कोई भी टर्म जैसे कि 10th टर्म हो, 12th टर्म हो, 100th टर्म हो, 1000th टर्म हो, कोई भी टर्म तुम निकाल सकते हो इस फॉर्मूला को यूज करके। जो टर्म तुमको निकालना है, सपोज करो कि तुमको 10th टर्म निकालना है, तो यहाँ पे n की जगह 10 होगा, दैट इज द फंडा ऑफ n, ओके। n इज अ जनरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, जो टर्म तुमको चाहिए होगा उस नंबर को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तब तुमको वो टर्म मिल जाएगा, ओके। ग्रेट, ठीक है मैम, क्वेश्चन करा दो। बिल्कुल कराएंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, क्वेश्चन कराने के लिए ही तो आए हैं आज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटी कंसेप्ट। फिर आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैम ट्रायंगल लेसन का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दीजिए। ट्रायंगल लेसन अगर टाइम मिला, वो तो मैंने क्लास के पहले ही बता दिया कि ज्योमेट्री का जो 2 चैप्टर्स है, एक है ट्रायंगल, एक है सर्कल, ये दोनों चैप्टर आज अगर हमको टाइम मिल गया तो ही करेंगे, अदरवाइज वो एक दूसरे क्लास में करेंगे हम, ओके।
ओके चलो, इफ इन एन एपी ए हो गया 15, डी हो गया -3 और ए एन दैट इज द nth टर्म दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म। चलो फर्स्ट टर्म तो 15 बोल ही दिया है, nth टर्म इज 4। आई थिंक ये फर्स्ट टर्म नहीं होगा, ये होगा नंबर ऑफ टर्म्स आई थिंक। तो ए एन अगर 4 है तो ए एन का मतलब है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। तो a हो गया 15 प्लस n माइनस 1, d दिया हुआ है -3 इज इक्वल टू 4। सो 15 को उस तरफ लेके जाते हैं, -3n प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, और 15 को इस तरफ लेके जाते हैं तो 4 माइनस 15, तो -3n इज इक्वल्स टू -11, और ये 3 को भी इस तरफ लेके चले आए तो -3n -14 n इज इक्वल्स टू 14/3। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सम, n तो 14 अच्छा इसको n लेके देखते हैं, इसको n लेके देखते हैं और फिर फर्स्ट टर्म निकालते हैं। चलो लेट्स एक्सपेरिमेंट, इसको n लेके देखते हैं, हमको n इक्वल्स टू 15 लेके देखते हैं। चलो तो a n हो गया 4, a n का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा nth टर्म का। अब a हमको नहीं पता, ये हो गया n हो गया 15 माइनस 1 और d हो गया -3, ओके इज इक्वल्स टू 4। तो a प्लस ये है 14 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 4। तो a माइनस 42 इज इक्वल्स टू 4। a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 46। हाँ जी, ये तो फिर भी एक मतलब इसका निकला मैम, n इज 46। हाँ जी, पहले तो वो 14/3 आ रहा था, लेकिन वो शायद क्वेश्चन गलत था जी, बिल्कुल था, बिल्कुल गलत था, और a यहाँ पे हो गया 46 जी, बिल्कुल 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 एकदम एकदम एकदम, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर रिस्पॉन्स। चलो नेक्स्ट, if the sum of first n terms of an AP is n square, then find its 10th term। अरे यार ये then कैसा हो गया, इसका तो मतलब ओरिएंटेशन खराब हो गया। चलो समझ में तो आ रहा है ना, ये then है। तो n terms of an AP is n square, sum of n terms that is Sn is equals to n square, find its 10th term। 10th term का मतलब है हमको A10 निकालना है, A10 निकालना है हमको। चलो तो हम क्या करेंगे, S10 मतलब 10 स्क्वायर हो गया 100। व्हाट इज S10? S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स है ना, इज इक्वल्स टू 100, मतलब 10 टर्म्स का सम हो गया 100। मतलब इसको अगर ऐसे लिखेंगे ना हम, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे करके A10 तक अगर हम सम करेंगे तो आ जाएगा 100। ओके, नाउ वी विल फाइंड S9। S9 is equals to, put 9 here, so 81। अब इसका मतलब क्या है, S9 का मतलब क्या है, सम ऑफ 9 टर्म्स राइट, दैट इज इक्वल्स टू 81। इसका मतलब क्या है, A1 से लेके A2 से लेके A3 से लेके A9 तक अगर हम सम करेंगे तो हमको मिलेगा 81। तो A10 हमको कैसे मिलेगा, A10 मिलेगा S10 माइनस S9 करके, है ना,
1 से लेके 10 तक एडेड हुआ है यहाँ पे, 1 से लेके 9 तक एडेड हुआ है यहाँ पे, तो इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास सिर्फ ये 810 वाला टर्म रह जाएगा। 81, 9, 19। चलो देख लेते हैं आंसर क्या है, क्या आंसर मिला है हमको। क्या हुआ बेटा, कोई अभी तक आंसर क्यों नहीं दिया? मैम A is 1D और 10th टर्म इज 19। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमको फर्स्ट टर्म नहीं चाहिए बेटा, हमको फर्स्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 10th टर्म चाहिए। हमको सिर्फ 10th टर्म चाहिए हमको, वो हमको मिल गया एज 19। 10th टर्म इज 19। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव ऑन। द 17th टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, अगर किसी को कोई भी सम में दिक्कत है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि मुझे ये वाला सम ठीक से समझ नहीं आया, ऐसा कुछ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पेस अप, थोड़ा सा स्पीड अप ना करें ना, तो वी वोंट बी एबल टू कवर द एंटायर द सिलेबस। ओके ठीक है। देवायन मुखर्जी बोल रहा है नो मैम। ओके, किसमें तुम नो मैम बोले? कोई भी दिक्कत नहीं है, यही बोल रहा है ना? ठीक है, कौन पढ़ा रहा है वो तो दिखना है ना, दिक्कत होगा कैसे। चलो D1 हमको D तो नहीं चाहिए था बेटा, हमको तो 10th टर्म चाहिए था, 10th टर्म चाहिए था। 10th टर्म होगा 19। ओके चलो नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं। देखो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. 17th term of an AP, तो A17 exceeds its 10th term minus A10 by 7, मतलब A17 A10th टर्म से 7 बड़ा है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो A17 अगर लिखना है ना हमको, तो लेट द ठीक से लिख देते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A, कॉमन डिफरेंस is equals to D. First term A, common difference D, and number of terms हो गया N। Suppose नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स N नहीं लेना है हमको, इसमें तो 17 लेना है, इसमें 10 लेना है, तो इसको अलग से हमको कोई सपोज नहीं करना है, कोई मतलब जरूरत नहीं है। तो A17 is equals to, we can write A plus 17 minus 1 into D। अब D हमको पता नहीं है, ये भी पता नहीं, ठीक है, इज इक्वल्स टू A plus 16D, और A10 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट 10 minus 1 into D, तो A plus 9D है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब A plus 16D minus A minus 9D is equals to 7 is given, so A चला गया, 7D is equals to 7। ओके, यहाँ पे D आ रहा है 1। तुम लोग इसका आंसर दे रहे थे, कॉमन डिफरेंस 1, D is 1। ओके चलो सही है। देवराज सिंह बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन वापस बता दो। कौन सा बाबा, ये वाला कि इसके आगे वाला? ये वाला कि इसके आगे वाला? ये वाला कि ये वाला बताए? सम ऑफ n टर्म्स, ध्यान दे दो बच्चा, Sn is equals to n square, sum of n terms।
तो सम ऑफ n टर्म्स है दिस। अब हम 10 टर्म्स के अगर सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, और 9 टर्म्स का सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, 10 टर्म्स का सम, 9 टर्म्स का सम, तो दोनों का अगर डिफरेंस ले लेंगे ना, 10 टर्म्स का सम और 9 टर्म का सम जब डिफरेंस ले लेंगे तो 10th टर्म निकलेगा, दैट विल बी 100 माइनस 81, दैट इज इक्वल्स टू 19। समझ में आया देवराज? समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके, चलो नेक्स्ट। The sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square. Then what is the first term? What is the second term? Similarly, find third, 10th and the nth term. चलो इसका आंसर बताओ मुझे, और मेरे को नहीं करना है, नहीं करना है मेरे को, खुद से करो और बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से, फास्ट। अरे यार, कोई तो आंसर बता दे। चलो हम भी बता देते हैं, हम ही बता देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 ले ले, n इज इक्वल्स टू 1 ले ले, तो क्या होगा? s1 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। क्यों? S1 क्या होता है? सम ऑफ वन टर्म। वन टर्म का सम तो होता नहीं है, वन टर्म खुद एक ही होता है, तो इसलिए S1 इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म, ये याद रखना, ठीक है? ओके, n इज इक्वल्स टू 8, 8, 8, 8, ये क्या है? n इज इक्वल्स टू 8। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? सेकेंड टर्म, पुट n इज इक्वल्स टू 2, S2 होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 4, दैट इज 4। ओके, 8 माइनस 4 दैट इज 4 हो गया। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ, दैट इज इफ इट इज द फर्स्ट टर्म, इट इज द फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। So what is the second term then? A2 is equals to S2 minus S1, इससे इसको माइनस करेंगे तभी हमको A2 मिलेगा, तो 4 माइनस 3 हो गया हमारा सेकेंड टर्म। ओके, S3 क्या होगा? पुट Sn is equals to 3, then we get 4 into 3 minus 3 square, that is this। ओके, मैम अंडरस्टैंड। an है 5 माइनस 2n, कौन सा रॉन्ग, क्या रॉन्ग बता रहा है यार? ओके, a इज इक्वल्स टू 3, A is equals to 3, 10 is equals to minus 10 is equals to minus 15। अच्छा 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 अच्छा, तुमने 10th टर्म निकाले हो, ये हमको अभी समझ में आया। तो थर्ड टर्म कितना निकला बेटा? थर्ड टर्म वो बताओ मुझे, थर्ड टर्म कितना निकला? 12 माइनस 9 मतलब हो गया 3, ठीक है? S3 हो गया 3, तो थर्ड टर्म A3। अब S3 का मतलब क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है? तो A3 इक्वल्स टू क्या होगा? A1 प्लस A2 को इससे अगर माइनस करेंगे तो A3 मिल जाए, मतलब S3 माइनस S2
S3 ये है, माइनस S2 क्या है 4, हो गया -1। S3 माइनस S2 इज इक्वल्स टू -1। कल भी क्लास होगी क्या, देखते हैं बेटा, हम बोल देंगे आपको। आप हमारे चैनल पे अपने फोकस रखना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। अगर कल क्लास हुई तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जरूर जरूर पहुंच जाएगा। ओके तो थर्ड टर्म हो गया हमारा -1। ठीक, तो चलो हम एक काम कर लेते हैं, यहां से ना हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं। d क्या होगा, a2 माइनस a1। अब देखो बेटा, हमारा a1 तो था 3, a2 था 1, तो 1 माइनस 3 मतलब -2 हो गया हमारा d, -2 हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो a 10th क्या होगा, 10th टर्म a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होगा। a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म है 3 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 और d मतलब -2, तो ये हो गया 3 माइनस 18, तो ये हो गया -15। तो 10th टर्म आ गया हमारा -15। किसने बोला था, किसने बोला था जी, 10th टर्म था -15, बिल्कुल बीना, बिल्कुल ठीक है। और फिर nth टर्म an हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब -2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस -2n प्लस 2 मतलब 5 माइनस 2n, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। nth टर्म है 5 माइनस 2n, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अभी ब्रेक, इतनी जल्दी अगर ब्रेक ले लेंगे तो बाद में क्या करोगे, इतनी जल्दी ब्रेक कैसे ले ले, ब्रेक लेंगे कुछ देर बाद ब्रेक ले लेंगे। चलो, डिटरमिन के सो दैट ये जो 3 नंबर्स है आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, हमको पता है ये, इफ ए बी सी आर 3 consecutive terms of AP, if ABC are 3 consecutive terms of an AP, then we can write what? We can write B minus A is equals to C minus B. That is 2B is equals to A plus C. We can write this below. So ये मिडिल वाला जो टर्म है इसको हम B ले लेते हैं, इसको हम A ले लेते हैं और इसको C। अब बस इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। सो ये हो गया 4k स्क्वायर, 6k प्लस 6, 4k स्क्वायर, 8k, 12, 4k स्क्वायर दोनों साइड से चला गया और फिर आ गया हमारा 6k माइनस 8k इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, है ना। तो -2k इज इक्वल्स टू 6 एंड k इज इक्वल्स टू -3। किस किस का -3 आया, k 0 आ रहा है चेरी, क्यों 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 0 आया, क्यों बेटा, हमारा तो 0 नहीं आया, कहीं पे क्या गलत हो गया 0 क्यों आया, 0 नहीं आएगा, आई थिंक 0 नहीं आएगा। यस, k इज इक्वल्स टू नॉट 3, इट इज -3। ठीक से ध्यान से देखो, k इज इक्वल्स टू -3 आने वाला है, 4, 8, 12। Okay. I have done a mistake over here. I have done a calculation mistake here. So it will be 12. जी हाँ, K12, K 0 ही आएगा, बिल्कुल K 0 आएगा, क्योंकि
यहाँ पे 6k होगा, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 12 भी कट जाएगा, 6k और 8k हो गया इक्वल, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते, तो 6k माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस k इज इक्वल्स टू 0। k 0 आ रहा है, हाँ बिल्कुल k 0 ही आएगा, k 0 ही आएगा। बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। I think we are done with, no. Okay, I think this is the last sum of our arithmetic progression. Let's just focus on it. Sum of the first n terms of 3 APs are, first n terms, तीनों APs अलग अलग APs है, तीनों अलग अलग APs है। फर्स्ट n terms का जो sum है वो है S1, S2 और S3। The first term of each AP is unity, मतलब 1। फर्स्ट टर्म हर एक AP का है 1। A is equals to 1 for each of them and their common differences are 1, 2 and where 1, 2 and 3 होगा respectively. Then prove that, I don't know if it was 3 or not, the number was missing over here, we will take 3 and try the sum. If the proof we can just arrive to the proof, we will understand that it will be 3 only. अदरवाइज एक बार वो बुक चेक कर लेंगे, ठीक है। हम इसको 3 लेके स्टार्ट करते हैं। तो चलो S1 n टर्म्स है, n टर्म्स मतलब n by 2, 2 into 1, n minus 1 into कॉमन डिफरेंस पहले वाला का है 1, ओके। तो चलो ये हो गया n by 2 ब्रैकेट में 2 plus n minus 1, मतलब n by 2 n minus n plus 1, n into n plus 1 by 2, ओके। इसका क्या है n by 2, 2 into 2 नहीं, हाँ फर्स्ट टर्म तो नहीं, फर्स्ट टर्म तो 1 ही था, सभी का 1 था फर्स्ट टर्म, तो 2 into 1 n minus 1 into कॉमन डिफरेंस है 2, तो n by 2, 2 plus 2n minus 2, ये 2 2 तो चला गया, रह गया क्या 2n, तो ये रह गया n स्क्वायर, ठीक। अब ये तीसरे वाले की बारी है, so time for S3, again n by 2, 2a, n minus 1 into common difference maybe 3 it was, तो देख लेते हैं n by 2, 2 plus 3n minus 3, ओके। तो n by 2, 3n minus 1, एक बार अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, S1 plus S3 क्या होगा, चलो लेट अस वेरीफाई। हमको कमेंट में बताओ किन किन की वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, किसने ये प्रूफ ऑलरेडी कर पाए हो, कौन कौन है वो लोग, ओके। n by 2 n plus 1, S3 मतलब n by 2 3n minus 1, कि 2 into S2 मिलता है कि नहीं, चलो n square plus n, again 3n square minus n, okay, so let us take 2 as LCM, n square plus n plus 3n square minus n, n चला गया, रह गया 4n square by 2, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज 2 into S2, हो गया ना प्रूफ, हो गया ना प्रूफ, यस मैम, यस मैम, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मैं करा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ गया ना प्रूफ, हो गया ना, चलो वी विल प्रोसीड देन, वी विल प्रोसीड देन, चलो
आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हो, 5 मिनट का या फिर 10 मिनट का एक ब्रेक ले ले? क्या बोलते हो? इफ यू से कि 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं तो वी विल टेक अ ब्रेक, बट ब्रेक के बाद इस साइड आना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल जस्ट कंटिन्यू। क्या बोलते हो? नहीं, ओके, नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक, ओके ओके, नो ब्रेक। चलो, मुझे भी ब्रेक नहीं लगेगा अभी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सो गए हैं अचानक से। बहुत सारे बात कर रहे थे कुछ देर पहले, लेकिन अभी सारे बच्चे सो गए, इनको थकान आ गई है इतने से में। तो चलो हम लेट अस कंटिन्यू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा नेक्स्ट पार्ट, आवर नेक्स्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें तीनों चीजें हैं, कार्टेशियन सिस्टम, क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ये तीनों चीजें हैं जो बिल्कुल भी बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। इसको हम बहुत जल्दी से एक बार जस्ट डिस्कस कर लेंगे, बहुत जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो कार्टेशियन सिस्टम हम किसको बोलते हैं? किसी भी प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में कोई भी पॉइंट का पोजीशन निकालने के लिए हम ज्योमेट्री के जिस पार्ट का हेल्प लेते हैं उसको हम कार्टेशियन ज्योमेट्री या फिर कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, इसमें हमारा ऐसे 2 एक्सिस रहते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव एक्स के वैल्यूज होते हैं, इस तरफ सारे नेगेटिव एक्स के वैल्यूज होते हैं, और इस तरफ सारे पॉजिटिव वाई के वैल्यूज होते हैं, और इस तरफ नेगेटिव वाई के वैल्यूज होते हैं। कोई भी पॉइंट को इस प्लेन में अगर हमको स्पेसिफाई करना है पोजीशन तो हमको हमेशा दो चीज लगते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे बोले कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स दूर है। अब एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स दूर कहीं पे भी हो सकता है, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, सारे ही एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स के दूरी में ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई पॉइंट को ऐसे स्पेसिफाई करें कि वो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स है और वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी में है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक ही पॉइंट हमको ये कार्टेशियन सिस्टम में मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस से 2 यूनिट, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट दूर है, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स दूर है, और वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है। मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा ये पॉइंट। एक्स एक्सिस से 2 यूनिट के दूरी में है, वाई एक्सिस के 3 यूनिट के दूरी में है, और उस पॉइंट को हम स्पेसिफाई करेंगे कार्टेशियन प्लेन में एज 2, 3। द पोजीशन P of the point will be 2, 3। तो कोई भी पॉइंट को अगर कार्टेशियन सिस्टम में या फिर कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेन में हमको स्पेसिफाई करना है उसका पोजीशन, तो हमको 2 चीज यहाँ पे मेंशन करना है। एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ओके मैम, अब तो ब्रेक दे दो। नो ब्रेक, अभी तो हमने पूछा बाबा,
कि ब्रेक चाहिए कि नहीं, तब कहाँ थे? अब तो हमने स्टार्ट कर दिया, अब इसको खत्म करके ही ब्रेक ले सकते हैं। और बेटा थ्योरी पूरा का पूरा स्किप नहीं कर सकते, हमको पता है कि तुम्हारे पास थ्योरी बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनमें थोड़ा सा दिक्कत वगैरह है, उनको थोड़ा सा देखने दो, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जस्ट ओवरव्यू दे देंगे। क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन, ये चारों क्वाड्रेंट है, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा चलो साइन कन्वेंशन बताओ मुझे, साइन कन्वेंशन बताओ मुझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जो भी हो यहाँ पे जल्दी से बताओ, साइन कन्वेंशंस बताओ मुझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, थर्ड और फोर्थ में भी कैसे होते हैं, जल्दी से बताओ। ओके ओके ओके, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, वेरी गुड। फिर सेकंड में नहीं बेटा, सेकंड में माइनस प्लस, देखो x का माइनस है और y का प्लस है, x का नेगेटिव एक्सिस है, y का पॉजिटिव है ना। सेकंड x का नेगेटिव साइड लिया, y का पॉजिटिव, तो मतलब माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस। ओके अब थर्ड का बताओ, थर्ड का बताओ, चैप्टर कौन सा है बेटा, बड़े बड़े करके चैप्टर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक से देखो, बड़े बड़े करके चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। ओके थर्ड में दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, x का भी माइनस है, y का भी माइनस है, देखा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों का माइनस है। ओके और फोर्थ में क्या है, x का प्लस है, y का माइनस है, x का प्लस है, y का माइनस है, देखा, x का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है, ठीक है। ओके ओके जी जी, देखो तुम्हारा सेकेंड और फोर्थ का साइन कन्वेंशन सेम हो रहा है, देखा, जस्ट लुक एट इट, दोनों का साइन कन्वेंशन सेम हो रहा है, इसलिए सेकेंड का होगा माइनस और प्लस और फोर्थ का होगा प्लस माइनस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, अगर हम बोले कि -4,5 ये पॉइंट, -4,5 ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन बता सकता है कौन बता सकता है, -4,5 -4,5 ये जो है, कौन बता सकता है मुझे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट 2, वेरी गुड वेरी गुड, क्वाड्रेंट 2 में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आई होप everybody has this concept of sign convention and ये जो है क्वाड्रेंट का जो भाग है, इसके बारे में सबको ठीक से पता है। ओके तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला। सोचो कि तुम्हारे पास दो पॉइंट्स है, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, दोनों पॉइंट्स है। अब इन दोनों पॉइंट्स में तुमको डिस्टेंस निकालना है, पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, किस किस को पता है, सिर्फ मुझे हाथ उठा के दिखाओ, किस किस को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बस मुझे एक बार हाथ उठा के दिखाओ, किस किस को पता है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा कमेंट में, वो हम ही लिख देते हैं अभी बोर्ड में, बस मुझे बताओ कि किस किस को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन कौन लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। ओके चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला, d इज व्हाट, दोनों में डिस्टेंस मतलब p, p q अगर हो गया इसका
नाम दे दिया इसका पी क्यू, तो पी क्यू विल बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। हेंस अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सारे PYQs है, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आता है, ऐसा ही आता है, ठीक है। डिस्टेंस निकालो करके नहीं देता है, डिस्टेंस बोला है, एक एब्सिसा मिसिंग है, उसको निकालना पड़ेगा। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, यहां से फॉर्मूला में इसको बिठा दो, x1 minus x2, if we take this as x1 y1 and this as x2 y2, x1 y1 and x2 y2, then what we will get, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, सॉरी, is equals to 10. The distance is given here. So let us square both sides. Let us square both sides. जो रूट को उठा देते हैं तो x स्क्वायर इसको अगर रिड्यूस करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तो हमको मिलेगा 18x प्लस 81 प्लस इसका डिफरेंस होगा -6, इसका डिफरेंस होगा -6 का स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर मतलब 36 प्लस 36, ये हो गया हमारा 100। स्क्वायर किया ना बोथ साइड स्क्वायर किया ना ये रूट को उठाने के लिए, तो x स्क्वायर माइनस 18x, अब इस 100 को इस तरफ लेके आते हैं, प्लस 117 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। So x square minus 18x plus 17 is equals to 0। मैम x आया 1 और 17, अच्छा एक मिनट, श्लोक कॉम्बोज, बाबा क्या क्या सब नाम रखते हो यार तुम लोग, क्या डाउट है बताओ, क्या डाउट है बेटा, क्या श्लोक करके क्या नाम रखा है अपना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी तुमको डाउट है वो बात समझ में आ रहा है, बताओ मुझे क्या डाउट है। ओके सो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पे क्या है प्लस 17 है, यहाँ पे क्या है प्लस 17 है, इसको मिडिल टर्म करना पड़ेगा प्लस करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा प्लस करके, कैसे करेंगे 17 और 1 लेके 18 बनाएंगे, तो 17 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया -1, x minus 17 is equals to 0. So x minus 17, x minus 1 is equals to 0. Okay. So x minus 17 is equals to 0. X is equals to 17. X minus 1 is equals to 0. X is equals to 1. बिल्कुल x का वैल्यू आइदर 1 और 17, x का वैल्यू आइदर 1 और 17।
ओके चलो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा क्या डाउट था वो मुझे बता सकते हो? क्या डाउट था तुम्हारा मुझे बता सकते हो? आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। और यहाँ पे हम चले आते हैं हमारे सेकेंड सम लेके, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो सारे टाइप के सम है, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना होता है, रेक्टेंगल प्रूफ करना होता है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है, स्क्वायर प्रूफ करना होता है, ये सारे जो सम्स है सब कुछ ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला से ही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है तो कैसे करना है बताओ? कैसे करना है? देखो ए बी सी, ए है 3,0, बी है 6,4, सी है -1,3। ये है तीनों वर्टिसेस। सपोज करो, सपोज आई डोंट नो वेदर इट इज लाइक दिस और नॉट, आई डोंट नो। ओके, ऐसे डायग्राम बनाना की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई जस्ट रिमूव दिस। आई डोंट नो वेदर दीज आर द 3 वर्टिसेस, द वर्टिसेस आर प्लेस्ड एग्जैक्टली इन दिस मैनर और नॉट, आई डोंट नो। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम ना ए बी निकाल लेते हैं पहले। ए बी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं। 3 - 6 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 9 + 16 इज इक्वल्स टू √25 इज इक्वल्स टू 5। ओके, चलो फिर बी सी निकाल लेते हैं। 6 - -1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर, 6 + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर मतलब 49 प्लस 1 √50। ओके, और रह गया क्या, सी ए या फिर ए सी, कुछ भी बोलो। उसको निकाल लेते हैं। क्या आएगा, दिस माइनस दिस मतलब 3। अब देखो +1, एक स्टेप जंप किया, एक स्टेप जंप किया, 3 माइनस ऑफ -1 होना था तो हमने +1 कर दिया, प्लस होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब क्या है 16 है, प्लस 3 स्क्वायर मतलब क्या है 9 है, तो √25 हो गया 5। ओके, तो हमको इसको लेके क्या करना है, इसको लेके हमको देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए जो एक हमारा फॉर्मूला बोलो या कुछ भी बोलो, पिथागोरस का जो थ्योरम है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, वो हमको एक बार देखना है। ठीक है, ओके। वर्तिक मलिक, एक डाउट है मैडम एक, जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलो क्या डाउट है, बोलो जरूर, ये डाउट हमको कमेंट में बोलो। आई एम प्रोसीडिंग विद द सम डाउट, मुझे कमेंट में बताओ क्या डाउट है। तो इसको ना वी कैन राइट इट एज वेदर चेक, वेदर वी कैन राइट BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या हम इसको, क्या हम लिख सकते हैं, देखो तो BC स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, √50 का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब 50। अगेन एक काम करते हैं, इसको ना हम एक दूसरा इंक यूज करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो BC स्क्वायर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √50 का होल स्क्वायर, तो 50 हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके। और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका मतलब 25 प्लस 25, इसका मतलब 50।
तो आया ना, AB square plus AC square is equals to BC square. Now, if we imagine the triangle, अब ये अगर हम सोचे ऐसे ABC, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, AB हो गया हमारा हाइट या फिर परपेंडिकुलर जो भी बोलो, और ये हो गया हमारा बेस. तो वी कैन राइट BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ठीक, दिस इज द पिथागोरस थ्योरम एंड दिस only and only holds for right angle triangles. This holds only for right angle triangles, right? So we are here, we have arrived to the proof that these 3 points make a triangle which is a right angle triangle. मैम इसके क्वेश्चंस बोर्ड में हार्ड होते हैं या फिर इजी, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बोरिंग है. इसके क्वेश्चंस, तुमको ये वाला क्वेश्चन कैसा लग रहा है बोलो तो, ये हार्ड है कि मतलब इजी है, ये पहले मुझे बताओ. सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन करवाया, ये शायद थर्ड क्वेश्चन मैंने, आई वाज जस्ट डूइंग दिस द थर्ड क्वेश्चन मे बी. सो इसको तुमको हार्ड लगा कि मतलब इजी लगा, ये बताओ मुझे. अगर ये इजी लगा तुमको, वेरी इजी, ओके, सो दीज आर द PYQs ओनली. सो दीज आर द PYQs ओनली. यही क्वेश्चन बोर्ड में भी आए थे, हम यही करवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं. इस टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड में आता है. ठीक है, ये सब क्वेश्चन कभी मतलब कभी पिछले इयर्स में कभी ना कभी बोर्ड में ही आए थे. ओके, सो क्वेश्चंस आर ऑफ दिस स्टैंडर्ड ओनली. ओके, कोई भी मतलब उतना हार्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है. ओके, जयेश, हाय जयेश यादव, हेलो. ओके, what happened to my, I don't know. Okay, chalo, okay, show that okay, why is it buffering, I don't know. Okay, very easy. Okay. Chalo, show that A, B, C and D are the vertices of a parallelogram ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम ले लो, A, B, C, D, ऐसे ही होता है पैरेललोग्राम. तो 1,2, 5,4, 3,8 एंड -1,6, ये जो चारों वर्टिसेस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है. ये हम कैसे प्रूव करेंगे? कैन एनीवन गिव मी अ लॉजिक? ओके, कोई हमको एक लॉजिक बताओ जिससे हम बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम के चारों साइड्स है. हम बताते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है ना. AB इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू BC, ऐसा होता है. ठीक है, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम प्रूफ करने का जो लॉजिक होता है बहुत ही सिंपल होता है. वो क्या होता है देखो,
उसमें ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होता है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होना है और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होना है, ठीक है। ये चारों चीज प्रूफ करना है, लेकिन अगर सिर्फ ये चारों हम प्रूफ करेंगे तो क्या हम श्योरली बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है? नहीं बोल सकते, क्योंकि इफ इट वुड बी अ रेक्टेंगल, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो भी ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगा। फिर से समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं। ये एबीसीडी चारों वर्टिसेस दिया हुआ है तुमको, ओके। यू वांट टू प्रूव दैट this quadrilateral with these four vertices is a parallelogram only। तो पैरेललोग्राम अगर हमको प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम के मतलब अकॉर्डिंग हमको क्या पता है, AB और CD पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है और इक्वल है। दिस इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस साइड। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो सकता है, लेकिन अगर ये प्रूफ कर दे तो हाउ कैन वी से दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम ओनली एंड नॉट अ रेक्टेंगल? नॉट अ रेक्टेंगल, इसको भी हमको प्रूफ करना है, इसको भी हमको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करने को बोला है। सिर्फ अगर ये कंडीशन हम प्रूफ करेंगे तो ये प्रूव नहीं होता कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये कंडीशन रेक्टेंगल के लिए भी होल्ड करता है। तो what unique feature that a parallelogram has but a rectangle does not, वो हमको करना है। क्या है? सपोज करो कि इसके डायगोनल्स, now if it is a parallelogram then the diagonals AC is not equals to BD, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर ये रेक्टेंगल होता है ना तो इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, AC और BD इक्वल होते हैं, AC और BD इक्वल होते हैं। मतलब रेक्टेंगल प्रूफ करने को बोले तो ये कंडीशन तो प्रूफ करना ही है, उसके साथ ये भी प्रूफ करना है, ओके। और अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करने को बोले तो भी ये तो प्रूफ करना ही है, उसके साथ ये प्रूफ करना है। समझ में आया क्या? I am not understanding properly. I am not understanding properly. क्यों? समझ में क्यों नहीं आ रहा है बेटा? क्या समझ में नहीं आ रहा है? ठीक से बताओ तो। কি হচ্ছে এটা? Okay. There is a problem with the internet a little bit. AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD भी निकालेंगे। देख लेते हैं। AB, BC, CD और AD सब कुछ निकालेंगे। देखो okay. AB क्या होगा? 1 - 5 होल स्क्वायर 2 - 4 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर 16 + 4 मतलब 20
ये हो गया हमारा ए बी। सिमिलरली BC निकालो, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4 प्लस 16 क्या आ गया 20। ओके, ए बी बी सी सी डी, सी डी क्या है, सी डी 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, तो 4 नहीं, यहाँ पे क्या है 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो गया √20। तो सारे सेम आ रहा है। पैरेललोग्राम एडी, एडी 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, ये शायद कुछ अलग आने वाला है। नहीं, अलग नहीं आने वाला है, सेम ही आएगा। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 16, अगेन इट इज √20। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, ये सारे साइड्स तो इक्वल हो गए। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। इन दिस केस ना हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस चारों साइड्स इक्वल है तो आइदर इट इज अ रोम्बस और अ स्क्वायर। Since this is happening, so it is either a rhombus or a square. It is either a rhombus or a square. Okay. Okay. एक मिनट. Can you teach again, Baba? Which part you want me to teach again? Please mention. मैम एक बार पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल, राइट एंगल, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बता दो। ठीक है हम बता देते हैं। अभी ना क्या चल रहा था पता नहीं, मुझे इंटरनेट में थोड़ा सा वो दिक्कत आ रहा था, इसलिए आई कुड नॉट सी योर कमेंट्स। ओके, आई विल जस्ट टेल यू द प्रॉपर्टीज। या जीवन राणा, वेरी गुड इवनिंग। So it is either a rhombus or a square. Okay, both are a special type of parallelogram. So we can conclude that these 4 vertices are making a parallelogram. Okay, पहले प्रॉपर्टी पता कर लो। चलो, if we are to prove a right angled triangle अगर हमको दिखाना है, if we are to prove a right angle triangle, we need to show, not prove, we need to show what? Show hypotenuse square is equals to height square plus base square. Hypotenuse square is equals to height square plus base square. तो ये हमको शो करना पड़ेगा if we are to show right angle triangle. Okay, अब हमको हाइपोटेनस वगैरह वो सब तो सिर्फ वर्टिसेस देख के नहीं पता चलेगा, तीनों का ही डिस्टेंस निकालना है। ए बी निकालना है, बीसी निकालना है, एसी निकालना है, जैसे पहले वाला सम हमने किया। ओके, अब तीनों जो साइजेस हमको दिखेंगे ना, तीनों का जो डिस्टेंस फॉर्मूला लेके जो लेंथ हमको दिखेंगे, उससे हमको एक आइडिया आ जाएगा कि कोई भी दोनों के स्क्वायर के सम अगर तीसरा वाला आ जाए, ठीक से समझो बेटा, कोई भी दोनों साइड के स्क्वायर के सम अगर तीसरा वाला साइड आ जाए तो वी कैन से दैट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है
और ये वाला जो थ्योरम है उसको फॉलो कर रहा है, ये वाला जो लॉ है उसको फॉलो कर रहा है। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमको दिखाना पड़ेगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक से समझो बेटा, ठीक से समझ लो, अगर हो सके तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल but diagonals are not equal। ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल्स विल नॉट बी इक्वल। ओके, अब अगर रेक्टेंगल बोलेंगे प्रूफ करने को, रेक्टेंगल में हम दिखाएंगे ऑपोजिट साइड इक्वल एंड diagonals are also equal। समझा? ऑपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही, उसके साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ओके ओके, चलो नेक्स्ट है, सपोज करो कि स्क्वायर, रोम्बस ले लेते हैं पहले। रोम्बस और पैरेललोग्राम में कुछ लॉजिक सेम है। रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस में 4 साइड्स ही इक्वल होंगे, 4 साइड्स ही इक्वल होंगे, बट डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे रोम्बस में, जो कि स्क्वायर में होगा। 4 साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। 4 साइड्स भी इक्वल होंगे, डायगोनल्स दोनों भी इक्वल होंगे, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है। और एक आ सकता है, वो तो पता है, और 2-3 आ सकता है, जैसे कि वो ना अपने से वो ठीक से समझ लोगे ना तो लॉजिक खुद से निकाल सकते हो। जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई मुझे बता सकता है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे? कोई हमें बता सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, प्लीज कमेंट। इक्विलैटरल ट्रायंगल हाउ कैन वी प्रूव? इफ हमको तीनों वर्टिसेस दिया गया है तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस है? वो हम कैसे प्रूव करेंगे बताओ? अच्छा, किसने कमेंट किया? all sides are equal, very good, very good, very good, very good, all sides are equal, very good। ओके, सो ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना होगा तो कैसे करेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना होगा तो कैसे करेंगे बताओ? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना होगा तो कैसे करेंगे बताओ? जल्दी जल्दी बताओ। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, वी कैन शो 2 sides are equal and 1 side is not equal। 2 sides equal होगा, एक साइड इक्वल नहीं होगा, वो होगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अगर स्केलिन ट्रायंगल प्रूव करना है, स्केलिन ट्रायंगल प्रूव करना है सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, तो हमको दिखाना है तीनों साइड अलग अलग नाप दे रहा है, अलग अलग मेजरमेंट दे रहा है, तीनों साइड अनइक्वल है, तब हम बोल सकते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल है। ओके,
आइसोसेलेस राइट एंगल कैसे बता सकते हैं? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बता सकते हैं? आइसोसेलेस होगा, दोनों साइड इक्वल होगा। जैसे कि लास्ट जो सम हमने किया उसमें क्या आ रहा था, √50 आ रहा था, √50 आ रहा था, और एक शायद एक √50 आया था और 2 5 आया था। तो दोनों साइड इक्वल है और वो राइट एंगल का जो पिथागोरस फॉर्मूला है वो भी फॉलो कर रहा है, और दोनों साइड इक्वल है, एक साइड अनइक्वल है। मतलब क्या है? मतलब ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके ओके, टू साइड्स आर इक्वल, वन इज नॉट इक्वल। जी बिल्कुल बिल्कुल चेरी, बहुत अच्छा, very very impressive performance by Cherry. I don't know your actual name is Cherry or not. If it is yes, then very very impressive performance. If you are really going to you are going to have the CBSE exam, अगर सच में तुम्हारा एग्जाम है सामने, इफ यू आर रियली अ CBSE एस्पिरेंट, देन यू आर गोइंग टू स्कोर रियली रियली वेल, मार्क माय वर्ड। अब आ रहा है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या बोल रहा है देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका सपोज नाम दे दो PQ, जिसका जो P साइड है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस साइड का है x2 y2। अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसा है R जो कि ये पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है R, इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल सकता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n करके, और y का जो है वो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n करके निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया x और y, इसको हम बोलते हैं इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनली मत बोल के हम इंटरनल बोल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला where the section is taking place internally. Section formula, internal section, internal section, internal section formula. Okay, अब अगर ऐसा हुआ कि P और Q है ये लाइन सेगमेंट, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं लाइन को, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है R, और इसको अगर हम इमेजिनरी लाइन देके जोड़ दे, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x, y। अब ये पूरा जो है ये हो गया m, और ये हो गया सॉरी, और ये हो गया हमारा n। इस बाइसेक्शन, बाइसेक्शन नहीं है, इस सेक्शन, दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन, सेक्शनिंग एक्सटर्नली। तो यहाँ पे हमारा जो x और y होगा वो होगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m-n, और y इज इक्वल्स टू my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m-n। So this is the section formula for external section, external section. Okay, external section, sectioning externally. Okay. Right. अब
इस जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, इसको यूज करके व्हाट वी कैन डू सेवरल सम्स। यहाँ पे कुछ मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला हमको मिल रहा है, यहाँ पे x1 y1 है और x2 y2 भी है। इफ अ पॉइंट R divide the line segment exactly into 1:1 ratio. That means if the point R is bisecting the line segment PQ, bisecting, then how can you find the coordinates of the point? बस यहाँ पे m और n के जगह 1 और 1 पुट करना है। दिस इज वेरी इजी। if you know that the point is exactly bisecting some line segment, so the coordinates of the points will be x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. x1 plus x2 by 2 divided by y1 plus y2 by 2. Okay. शोभित भैया लीकर नहीं है, वो जस्ट क्वेश्चन को इमेजिन करता है। ओके चलो क्या बात करेंगे हम। ओके तो सेक्शन फॉर्मूला को लेके हमारा जो सम्स है, लेट्स मूव ऑन टू दैट। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर चाहिए इसका। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इसको करना पड़ेगा। line segments joining 2 points, one is 1 comma minus 5 minus 4 comma 5, ये है दोनों points, दोनों ends of the line segment, and it is divided by the x axis. Now here is the catch, x axis. Find the coordinates of the point of division. Find the coordinates of the point of division. अब यहाँ पे x axis क्यों बोला गया? एक्स एक्सिस क्यों बोला गया? क्योंकि जो पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है, जो कि वो डिवाइड कर रहा है, उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, और जो एब्सिसा है, मुझे पता नहीं वो क्या है, वो x ले लेते हैं हम। दैट इज अननोन टू अस, बट वी आर टू फाइंड आउट the ratio m:n at which this point has cut the line segment. Okay, x axis बोलने का मतलब ही ये है, the point which have cut the line segment is on the x axis, that means the ordinate of the point is 0. ये तुमको समझ लेना है। तो फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या है, mx2, मतलब यहाँ पे m, ये इसको x1 y1 इमेजिन कर लो। अगर किसी को दिक्कत है x2 y2 इसको इमेजिन कर लो, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इज द फॉर्मूला। अब m इंटू x2 क्या है, -4, n इंटू x1 क्या है, 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गया हमारा x, 4m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n। और y इज इक्वल्स टू क्या है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सो my2 क्या है, 5, y1 क्या है, -5 डिवाइडेड बाय m प्लस n। दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट? दिस इज इक्वल्स टू 0। सो हम यहां से निकाल सकते हैं, ये क्या है, 5m, ओ दोनों ही 5 है, राइट? -5 5, ठीक है। 5m minus 5n इज इक्वल्स टू 0। सो 5m इज इक्वल्स टू 5n, m by n is equals to 1 by 1, m is to n is equals to 1 is to 1. Okay, 1 is to 1. ये हो गया हमारा m is to n। कौन से रेशियो में डिवाइड किया है? Find the ratio. The ratio is 1 is to 1 and also coordinate of the point। एक तो 0 है
अब इसमें m और n की जगह हमको 1 पुट करना है, तो what will be the value of x? -4 into 1 plus 1 divided by 1 plus 1, so -4 plus 1 by 2, so this becomes -3 by 2. Hence the coordinate of the point is -3 by 2 comma 0. Okay, okay, very good, very good, very good, Cherry, very impressive, I must say, very very impressive. बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा है. ओके ओके, चलो, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सम. सेम है, डिटरमिन द रेशियो एट विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. ये फिर से रेशियो निकालने को बोला है, सेम टाइप का सम है. वी आर जस्ट कीपिंग इट एज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. हमको खत्म भी तो करना है, वी आर एट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली. सो इसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स अभी बाकी है. सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसेस है. ये सम देख लो तुम लोग, शायद अगर जरूरत पड़े इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो. अगर ट्राई करने से नहीं हो रहा है फिर कमेंट करके बताओ हमें, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. ओके, चलो ट्रिगोनोमेट्री में चलते हैं. ट्रिगोनोमेट्री में चलते हैं. ट्रिगोनोमेट्री पता है ना सबको? ओके, आई थिंक आई हैड अ वन शॉट ऑन ट्रिगोनोमेट्री ऑल्सो. सो ट्रिगोनोमेट्री तब तो सभी डिटेल बता दिया था. यहाँ पे जो बोलना है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल से ही ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट होता है. ABC is a right angle triangle with the right angle at B. दो चीज हम आपको बताना चाहेंगे जो बेसिक चीजें हैं ट्रिगोनोमेट्री का. कोई भी सम कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा करने में. वो दो चीज है. ओके ओके, सो दो चीज हम बताना चाहते हैं. एक है राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होगा, जो एंगल राइट एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाला साइड होगा हाइपोटेनस. हाइपोटेनस जो राइट एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाले साइड होगा हाइपोटेनस. अगर ट्रायंगल कभी ऐसे फॉर्म किया हो, ये राइट एंगल है, तो ये बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए कि जो राइट एंगल होगा उसके ठीक ऑपोजिट वाले जो साइड है वही हाइपोटेनस होगा, वही हाइपोटेनस होगा. ठीक है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर और अंडरस्टैंड वट एवर. सेकेंड जो चीज है, जो साइड तुमको जो एंगल तुमको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, जो एंगल तुमको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, द एंगल विच इज स्पेसिफाइड टू यू एज थीटा, उसके जो ऑपोजिट वाले साइड होगा, दैट इज दिस वन, ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर और हाइट. परपेंडिकुलर और हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, हाइट और जो थर्ड साइड जो बच गया वो रहेगा तुम्हारा बेस, वो रहेगा बेस. तो ये साइड अगर स्पेसिफाई कर दिया गया तो ये वाला साइड होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर. और अगर देखा जाए कि ये वाला साइड तुमको स्पेसिफाई, ये वाला एंगल तुमको स्पेसिफाई कर दिया है, इन दैट केस दिस विल बी योर परपेंडिकुलर. ओके, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर. और इन दैट केस ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तब ये बेस हो जाएगा, तब ये बेस हो जाएगा. ओके ma'am, in that last question we can also take k is to 1 because I took k is to 1 only. जी बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल k:1 ले सकते हो, हम m:n भी ले सकते हैं. Yes, you can take k:1. Absolutely. Okay. नहीं ये किया होता है, पहली बार नहीं सुना है. ओके, तो परपेंडिकुलर. ओके, अंडरस्टैंड. चलो अब क्यों हम ये बेसिक चीज अभी बता रहे हैं, क्योंकि साइन कॉस टैन ये सब फॉर्म करने के लिए हमको एक क्लियर आइडिया ऑफ हाइट, बेस एंड हाइपोटेनस, ये तीनों होना चाहिए. राइट? तो ये तीनों हमको जरूर होना चाहिए. जैसे कि अगर हम साइन थीटा लिखेंगे, समझो, ठीक से समझो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिगोनोमेट्री का यही बिल्कुल बेसिक चीज है, ये जरा ठीक से समझ लो. इफ वी राइट साइन थीटा, इफ वी राइट साइन थीटा, हमको पता है साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. राइट? अब ये थीटा है, थीटा के लिए हम निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेनस तो है AC. लेकिन अगर इफ वी राइट साइन फाई, अगर साइन फाई निकालना है हमको, ये वाला है फाई, तब ये हो जाएगा BC divided by AC. I hope you understand the difference. I hope you understand the difference. क्योंकि जहां पे एंगल स्पेसिफिकेशन है उसके ठीक ऑपोजिट वाले साइड जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं. जहां पे एंगल स्पेसिफाई किया गया है उसके ठीक ऑपोजिट जो साइड है वहां पे परपेंडिकुलर, वही परपेंडिकुलर होता है. तो वो चीज हमको ध्यान में रख के ये सारे चीज करना है. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट, ओके, वी आर हियर विथ द हाइट एंड डिस्टेंस सम. पहले ही हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, पहले ये सब कर लेते हैं. देखो, साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. ये आया था CBSE बोर्ड पेपर में. इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है. देख लो, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. इसको ना a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूला यूज करके हमने स्प्लिट किया है. ये सब जो सम्स है ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले जो चैप्टर है उसी से हम कर रहे हैं. ठीक है? ये जो सिंप्लीफिकेशन के सम है, आइडेंटिटीज चैप्टर्स तुमको पता है, आइडेंटिटीज तुमको पता है जो है. ग्रेट. तो ये हो गया आउट. अब इसको ना हम लिखेंगे ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट उठा देते हैं, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा वाज देयर, ये वाला, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा लिखा ये वाला है. ओके, तो ये आ गया हमारा आइडेंटिटी, ये आ गया हमारा आइडेंटिटी. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये दोनों चला गया, तो आंसर इज 1. ओके, आंसर इज 1. ओके, चलो नेक्स्ट. I hope you understand, whoever is watching. I hope you understand. If you have any problem in understanding, because I am just pacing a bit above, I'm pacing a bit up because we are too, I have a time constraint. 6 बज चुके हैं, 6 बजे तक ही टाइम था हमारा, लेकिन we could not
be able to complete within 6. तो जितना जल्दी हो सके हमको ये खत्म करना है तो सारे सम्स भी करना है, पूरा सिलेबस भी कवर करना है। तो आई एम जस्ट पेसिंग माई सेल्फ अ बिट अप। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा, आई विल स्लो डाउन अगेन। ओके, सो यहां पे प्रूव करना है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1, ये प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे हमको जो है ना, ये आइडेंटिटीज वगैरह टाइप का जो सम है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए हमको। जैसे कि यहाँ पे जो प्रूफ दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे प्रोसीड करना होता है। यहाँ पे जो प्रूफ दिया होता है, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। तो प्रूफ में देखो हमारा जो है साइन कॉस से आंसर आने वाला है, लेकिन हमारा जो LHS दिया हुआ है वो तो कॉट और कोसेक से दिया हुआ है ना। सो वी आर हियर, फर्स्ट व्हाट वी विल डू, we'll just convert cos theta by sin theta 1 by sin theta -1, again cos theta by sin theta -1 by sin theta। ये सब आइडेंटिटीज है, पता है ना, ये सब आइडेंटिटीज में आते हैं। जैसे कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, ये सारे चीज आइडेंटिटीज में आते हैं। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा, ये सारे चीजें आइडेंटिटीज में आते हैं। आई होप यू नो। फुल बुक मैराथन है क्या? हाँ जी बिल्कुल, फुल बुक मैराथन है, फुल बुक मैराथन है। लास्ट डे हमने कुछ चैप्टर्स किए थे, आज हम बाकी के सारे चैप्टर्स करेंगे। तो हमारे साथ रहना है एकदम खत्म होने तक। कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आएगा कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये दोनों में से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा ऊपर, और नीचे होगा कॉस थीटा -1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये जो माइनस है इसका प्लस देख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, तो ऊपर का जो है वो तो होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, हो गया होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे का है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो ऊपर का जो है इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, 2 cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा +1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, cos स्क्वायर थीटा, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 cos थीटा -2 cos थीटा साइन थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय नीचे वाला cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस 2 साइन थीटा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके ओके, चलो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे देखो +1, ये हो गया 1, फिर एक 1 है यहाँ पे, फिर ये दोनों है 2 cos थीटा +2 साइन थीटा, हो गया -2 cos थीटा साइन थीटा, ऐसा कुछ है, डिवाइडेड बाय नीचे का क्या है cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ओ सॉरी
ये और एक बार लिख लेते हैं, सॉरी, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो cos स्क्वायर थीटा है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 1 है इसको माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब इस माइनस की वजह से ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या रह गया, प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये रह गया। We just remove this side because this calculation is looking very clumsy there. तो इसको 2 प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखो cos स्क्वायर तो चला गया, रह गया क्या, प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना बेटा, ध्यान से देखो। ओके, चलो, ऊपर सारे जो एलिमेंट्स है उसमें 2 है, नीचे भी है, तो ऊपर से 2 लेके नीचे से 2 लेके सारे 2s को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, सारे 2s को कैंसिल आउट कर देंगे तो रह जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे शायद हमारा कुछ कैलकुलेशन, ये माइनस 2 साइन थीटा होगा, राइट, माइनस 2 साइन थीटा, ये वाला चीज माइनस होगा, सो ये वाला चीज भी माइनस होगा, माइनस, राइट। चलो फिर साइन थीटा इंटू, सॉरी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलो कॉमन लेते हैं ऊपर से, 1 प्लस कॉस थीटा रहने देते हैं, माइनस यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लेके, वाई आई हैव रिटन 2 हियर, ये 2 तो नहीं होगा ना, ओके, 1 माइनस कॉस थीटा आई मीन प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहां से साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा लेके 1 माइनस साइन थीटा, राइट। सो ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बस कैंसिल आउट कर दो, रह गया क्या, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, वॉट एवर वी आर meant to have, ओके ओके। चलो अब बताओ मुझे कौन कौन है यहाँ पे जिनको ये समझ में नहीं आया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, ग्रेट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। m sin theta plus n cos theta is equals to p, m sin theta plus n cos theta is equals to p, and m cos theta minus n sin theta is equals to q. Prove that m square plus n square is equals to p square plus q square. Does anybody have any hint how to proceed in this sum? Any hint? कैसे इसमें प्रोसीड करेंगे? ओके, क्या करेंगे हम ना इसको स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे। तो पहले इसको एक नाम देते हैं, क्वेश्चन 1 और 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग
इक्वेशन 1 and 2 we get, स्क्वायर भी किया और ऐड भी किया, m sin थीटा प्लस n cos थीटा, चलो होल स्क्वायर प्लस m cos थीटा माइनस n sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, राइट। चलो इसको होल स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वेरी गुड चेरी, वेरी इंप्रेसिव, वेरी गुड, आई मस्ट से। m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2mn साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, या फिर एक काम कर सकते हो ना, हमारे पास तो और भी एक फॉर्मूला है, आई डोंट नो यू नो इट और नॉट, ठीक है, हम स्क्वायर के फॉर्मूला में ही जाते हैं, वरना फॉर्मूला लेके फिर से दिमाग खराब हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। फिर इसको फॉर्मूला यूज करो, m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2mn साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो, ये चीज और ये चीज तो कैंसिल हो गया, ओके ओके। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है मुझसे, ये वो ऑपोजिट होगा, m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ n स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ m स्क्वायर होगा, होना ही है, तो तभी हमको ये दोनों से m स्क्वायर कॉमन हम ले सकते हैं, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे n स्क्वायर अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सो ये हो गया वन आइडेंटिटी, ये हो गया वन, अगेन सेम आइडेंटिटी, so m square plus n square is equals to what we are required to prove. Hi ma'am, Hitosh, hello Hitosh, welcome to Advance. Okay, I hope you get it. Let's move. We don't have much time, in fact we are running against the time. If cos theta plus sin theta is equals to root 2 cos theta, and again this prove that, so cos theta plus sin theta is equals to root over 2 cos theta, cos theta minus sin theta को हमको प्रूव करना है, तो cos theta minus sin theta, let p is equals to this. So what we do, we square both sides, p square is equals to cos theta minus sin theta, ये सारे जो सम्स है बेटा, ये सब आइडेंटिटी से ही है, सारे जो सम्स है आइडेंटिटी से ही है। क्यों हमने वो एंगल वाले जो सम्स है उसको उतना एम्फेसिस नहीं दिया, क्योंकि वो सारे सम्स यूजुअली बहुत ही इजी होते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के जस्ट वैल्यू पुट करोगे तो एकदम से वो बाहर निकल के आ जाएगा। वी डोंट हैव मच टाइम टू शो ऑल दोज इजी थिंग्स, वो सारे ही बहुत इजी होते हैं, वो वैल्यू सब सिर्फ तुमको वो याद रखना पड़ता है। फिर भी अगर तुमको कोई भी दिक्कत हो, आई हैव अनदर वन शॉट on particular trigonometry topic, okay, so please go through that, तुमको वो सारे चीजों में कोई शायद कंफ्यूजन अगर हो भी तो चला जाएगा। स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का हमारे पास और एक फॉर्मूला था, एक दूसरा फॉर्मूला जो था ना वो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ओके।
So cos theta plus sin theta root 2 cos theta whole square minus 4 cos theta sin theta. তোরা কি কি করছিস? 2 cos square theta 4 cos theta sin theta, this is equals to p square. ओके तो इसको ना हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, cos square theta minus 2 cos theta sin theta. अब जोर से एक sin theta यहाँ पे sin square theta, I bring it forcefully and then just subtract it. 2 sin square theta है ना, minus 2 sin square theta हमने किया, क्या किया हमने, यहाँ से 2 कॉमन लिया, फिर रह गया cos square theta, 2 cos theta sin theta, फोर्सफुली एक sin square theta यहाँ पे ले आए और उसको फिर यहाँ पे बैलेंस किया. ओके चलो फिर p स्क्वायर ही चल रहा है, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स cos theta प्लस sin theta इसका होल स्क्वायर. ओके ओके minus 2 sin square theta, right? Send another one. Okay so इसको सॉल्व करो, करके बताओ कि ये प्रूफ आया कि नहीं. Please solve it and give me some feedback. Okay. Do it fast, Baba. Great. It has something in this sum. Okay. Let me put this as it is, and I'm just giving you a thing. I just giving you a hint. Cos theta minus sin theta. इसको स्क्वायर करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने बोला cos theta plus sin theta का. All right. 1 plus tan theta is equals to root 2. वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे एक बार ट्राई करके देखते हैं. If cos theta plus sin theta is equals to root 2 cos theta, okay, just divide both sides by cos theta. 1 plus tan theta is equals to root 2. So we get tan theta is equals to root 2 minus 1. Again, we have cos theta minus sin theta. We need to prove this as root 2 sin theta. Okay. So if tan theta is this, we can use the identities. Tan square theta is equals to root 2 minus 1 whole square. So we have tan square theta is equals to 2 minus 2 root 2 plus 1. Just a minus b whole square के formula I have used. Tan square theta is equals to 3 minus 2 root 2. 3 minus 2 root 2. So sec square theta minus 1 is equals to 3 minus 2 root 2
and sec square theta is equals to 3 minus 2 root 2 plus 1. So we have sec square theta is equals to 4 minus 2 root 2. That is sec theta is equals to, we have root over of 2 minus root 2, ऐसा कुछ. Okay, so we can leave this like this. That 4 minus 2 root 2 है ना. 4 minus 2 root 2 मतलब 2 कॉमन ले लो, 2 minus root 2. ये आ गया हमारा sec square theta. sec square theta अगर मिल जाएगा तो cos square theta भी मिल जाएगा. 1 by this. ओके, अब cos square theta अगर मिल गया तो sin square theta भी तुमको मिल जाएगा. sin square theta भी मिल जाएगा. 1 minus cos square theta करके इसको सॉल्व करो. 1 minus 4 minus 2 root 2. ओके, so 4 minus 2 root 2 minus 1 divided by 4 minus 2 root 2. ये हो गया हमारा 3 minus 2 root 2 divided by 4 minus 2 root 2. ये हो गया हमारा sin square theta. So ये वैल्यूज को यूज करके prove this. Okay, just gave you a hint. Complete this sum. अगर हो जाएगा तो बोलना. हेलो सर, हेलो मैम, हेलो गाइज. ओके, okay, you can use this. Okay, great. Chalo, let's move to the next one. Cosec a minus b is equals to 2. Cosec a minus b is equals to 2. Cot a plus b is equals to 1 by root 3. Then find a and b. इसको, this is quite easy. Cosec a minus b is 2. Now which value of cosec is 2? Cosec what? 30 degree. और cot a plus b is equals to root 3. इसका मतलब है cot 60 degree, है ना. So a minus b is equals to 30 degree. A plus b is equals to 60 degree. Let add them. तो हमको मिल गया, ये b भी कैंसिल हो गया. 2a is equals to 90 degree. a is equals to 45 degree. a हमारा आ गया 45 degree. And put the value of a in any of the equations. Say I am putting it in the equation 2. So a plus b is equals to 60 degree. We have a is equals to 45 degree plus b is equals to 60 degree, and hence b is equals to 60 minus 45 degree equals to 15 degree. So we get the values of a and b as a is 45. A is 45 and B is 15. Hope everybody understood. Cherry, very good. Name ले लो. रविंद्र कुमार. हाँ हाँ रविंद्र कुमार, I can see you. Yes, यहाँ पे a is equals to 45 and b is equals to 15. Very good. Four tan theta is equals to 3. 4 sin theta minus cos theta plus 1. 4 sin theta plus cos theta minus 1. इसका वैल्यू निकालना है हमको. ओके, तो वी कैन राइट tan theta is equals to 3 by 4.
ऊपर नीचे अगर cos से डिवाइड कर दे, if we divide numerator and the denominator with cos theta, we get 4 tan theta minus 1 plus sec theta. 4 tan theta plus 1 minus sec theta. tan theta अगर ऐसा है तो sec theta का वैल्यू निकालना पड़ेगा. sec theta is equals to 1 plus tan square theta. 1 plus 9 by 16. So यहाँ पे 16 plus 9, 25 by 16, 5 by 4. Okay. So let's put the values here. 4 into 3 by 4 minus 1 plus sec theta है 5 by 4 divided by again 4 into 3 by 4 plus 1 minus 5 by 4. Let's calculate. जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या आ रहा है वैल्यू. 3 plus 1 minus 5 by 4. 3 minus 1 is 2. 4. 8 5 13. 13 by 4 16. 11 by 4. तो ये आ गया 13 by 11. 13 by 11. वेरी गुड मैम, आंसर आया 13 by 11. वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, वेरी गुड, ग्रेट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलो, वी जस्ट सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑफ दिस हाइट एंड डिस्टेंस. एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, टाइम बहुत ही कम है हमारे पास. तो from the top of a building 50 meter, the angle of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower and distance between the building and the tower. पहले ना एक डायग्राम बना लेते हैं. ये हमेशा हमेशा याद रखना एकदम अपने एकदम मंत्र की तरह कि हाइट एंड डिस्टेंस जब ही दे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट अ सिंगल नंबर. ओके, डायग्राम बना के भी छोड़ दोगे तो कुछ नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन डायग्राम नहीं बना के सिर्फ सम करोगे नंबर नहीं मिलेगा बेटा. ओके, सो ये है. ओके, वी कांट ड्रॉ द बॉटम. ये है 50 मीटर. 50 मीटर फिफ्टी मीटर है ये एक बिल्डिंग. अब टावर है उसके सामने एक ऐसे, उसके टॉप और बॉटम की तरह हम देख रहे हैं. उसके जो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दोनों दिया हुआ है. बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है कहां पे है, वो है 60 डिग्री. ओके, और टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री. ठीक है, एक मिनट इसको ऐसे कर देते हैं. सो ये हो गया हमारा 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 30 डिग्री. ओके, और ये बन गया हमारा 60 डिग्री. तो दिस इज द डायग्राम. ये क्या है, टेक माई नेम प्लीज. मैम, हाइट ऑफ द टावर इज 100/3. वेरी गुड, इतना जल्दी हो गया. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर.
सपोज करो ये है हाइट ऑफ द टावर, ओके। टॉप ऑफ a building, angles of depression, bottom of the tower are observed. Bottom of the tower, okay. Okay. Just let me reconstruct. ये है हमारा, ये जो बिल्डिंग है ये है टावर, ये है डिस्टेंस, ये ले लिया x। अब इसका और इसका यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये एंगल हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 60, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा 50 मीटर का लंबा वो चीज है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस, वी डोंट नो दिस। पहले हम क्या करेंगे, ये तो अगर इफ दिस इज h then this is also h, okay. Put some name, a b c d e ऐसे करके नेम करना है, ओके। और इसको ना सबसे लिखना है कि ए बी है हमारा वो बिल्डिंग, ठीक है। जब एग्जाम में करोगे ये सारे जो तुमने नामकरण किया है सबको ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जरूर एक्सप्लेन करना। तो ए बी है तुम्हारा वो बिल्डिंग 50 मीटर का, एच हो गया तुम्हारा टावर। तो पहले हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी से हमको मिल रहा है 50 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। देखो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल से ये है हाइट, ये है बेस, तो हाइट बाय बेस इज 10। तो यहां से हमको मिल रहा है 50 इज इक्वल्स टू x इंटू √3, क्योंकि tan 60 डिग्री इज नथिंग बट √3। सो x इज इक्वल्स टू 50 बाई √3, दैट इज 50 √3 डिवाइडेड बाई 3। जस्ट रैशनलाइज कर लिया तो x तो मिल गया मुझे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर आया किया। डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर इज 50 √3 बाई 3, ये तो पहले निकल गया। और फिर हमको निकालना है ये h। तो अगर ये h है तो दिस मस्ट बी 50 माइनस h, दिस मच, ओके। और ये हमारा है x का मतलब है 50 √3 बाई 3। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं ADE। लेट अस टेक द ट्राइंगल ADE, ओके। ADE से हमको क्या मिलेगा, देखो अगेन 50 माइनस h डिवाइडेड बाय 50 √3 बाई 3 इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 150 माइनस 3h डिवाइडेड बाय 50 √3 इज इक्वल्स टू 1 बाई √3। अब ये दोनों साइड से √3 को तुम कैंसिल कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा ये इज इक्वल्स टू 50 एंड हेंस ये 50 इस साइड आएगा और 3h उस साइड चला जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 100 बाई 3। तो इसका मतलब है जो टावर का हाइट है वो है 100 बाई 3 और द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर इज, मैम नेम ले लो प्लीज, करण अग्रवाल। करण अग्रवाल, वेरी वेरी वेलकम टू आवर क्लास। और यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर हमको मिल गया और डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग भी हमको मिल गया 50 √3 बाई 3 meters. Don't forget to mention the unit, otherwise you will lose 1 mark. Okay? पहले सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है, डायग्राम का नाम देना है ABCD करके। फिर एंगल्स ठीक से मतलब बिठाना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हाटएवर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी हो ठीक से बिठाना है। ट्रायंगल्स को मेंशन करना है और फिर वो सम तुमको सॉल्व करना है, ओके।
अमन सिंह भूमिहार. Okay, Aman Singh Bhumihar, welcome to my class. Great. चलो, अब we will proceed to our next section, which is mensuration. Mensuration, यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कुछ figures. I hope these are visible to you. तो यहाँ पे जो figures हमने दिखाए हैं, देखो, एक है क्यूबॉइड, फिर है क्यूब. अब इसमें जो तीनों कॉलम किया गया है, जो कॉलम हमने किया है यहाँ पे, ये तीनों कॉलम्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं. ये है क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व नहीं है, मतलब सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया. ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, और ये होगा हमारा वॉल्यूम. ये होगा हमारा वॉल्यूम. देख लो, कि आप 2074 में चल रहे हैं. क्यों? वाई आस्किंग दिस? ओके, सो ये है क्यूब जिसके तीनों साइड है इक्वल ए करके. ओके, सो यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है ये ऑपोजिट दिया हुआ है. इसका सारे चीज यहाँ पे होगा 4a², ये होगा 6a², और ये होगा a³. ठीक है, और इसमें ये सारे चीज होंगे. आई होप यू ऑल नो द फॉर्मूला. यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड. लैटरल सरफेस एरिया जो है ये है 4a² फॉर अ क्यूब, and total surface area है 6a², where a is the length of the side and a³ is the volume. और अगर क्यूबॉइड, ओके, और क्यूबॉइड में लेंथ इज l, breadth is b and height is h, and hence the formula is derived like 2 into L plus B into H, 2 into LB BH HL, and then L into B into H. Okay, चलो, तो ये हो गया हमारा क्यूब और क्यूबॉइड्स. फिर आ गया हमारा सिलेंडर एंड कोन. सिलेंडर में जो सर्कुलर एंड्स है उसका जो रेडियस है r और हाइट हो गया h. ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम. ये हो गया हमारा वॉल्यूम. ओके, हाँ, क्वेश्चन करेंगे बेटा, जरूर करेंगे. तो ये हो गया चीज. एक है सिलेंडर, एक है कोन. आई होप यू नो द थिंग्स. अगेन दिस इज अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम. ओके, गॉट इट. चलो, सम पे आते हैं. आंसर चाहिए मुझे. आई वॉन्ट आंसर. Form a solid cylinder whose height is 15 meter and the diameter is 16 meter.
a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid. ऐसा था एक सिलेंडर कभी इस दुनिया में, ठीक है। अब इसमें से क्या किया गया पता है? इसमें से कुछ चीज काट के निकाल लिया गया था। क्या निकाल लिया गया था? एक कॉनिकल शेप, ओके, कॉनिकल शेप जो कि सेम हाइट का था और सेम डायमीटर का था। तो कोन ऐसे ऐसे, है ना, सेम हाइट है और सेम डायमीटर है, ऐसे कोन को कट आउट कर दिया गया था ऐसे करके, ठीक है। ये कोन यहां से निकल लिया गया। तो दे आर आस्किंग जे व्हाट अमाउंट ऑफ थिंग दैट इज वी आर लेफ्ट विथ रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया। ओके, चलो। तो सिलेंडर का हाइट क्या है? सिलेंडर का हाइट है 15 मीटर। सिलेंडर का डायमीटर क्या है? सिलेंडर का डायमीटर है 16 मीटर। रेडियस क्या है? रेडियस है 16/2 मीटर, यानी कि 8 मीटर। ओके, सिलेंडर का हाइट, डायमीटर और रेडियस सारा कुछ हमारे पास है। अब जब ये टोटल चीज से एक कोण निकाल के लिया गया, इसका मतलब क्या है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द व्हाट ऑफ द सिलेंडर माइनस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, remaining surface area is total surface area of cylinder minus total surface area of cone. Can anybody do the sum and give me the answer? Total surface area of a cylinder पता है क्या है? ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पे। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू r प्लस h, ओके, 2 पाई r इंटू r प्लस h माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बोर्ड पास आ रहा है, डर लग रहा है, इसीलिए तो हमने ये मैराथन किया। पाई r l प्लस r इंटू l प्लस r। अब ये l कैसे निकाले? l इज इक्वल्स टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना। तो h क्या है? हाइट 15 स्क्वायर, r क्या है? 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64 मतलब 289 मतलब 17 मीटर। ओके, तो सिर्फ वैल्यू बिठाना है हमको। पाई को ना कॉमन ले लेते हैं, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो 2 इंटू आर क्या है? 8, फिर r प्लस h माइनस r इंटू l प्लस r, ओके, फिर 16 23 माइनस 8 इंटू 25। इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा वही होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, 16 इंटू 23 माइनस 8 इंटू 25,
ओके, ये आ गया हमारा 168 पाई. दिस इज द आंसर. This is the answer. Okay. So let's move. We will skip the rest of the sums as we are running out of time. फिर हम आ गए हमारे ऑलमोस्ट लास्ट बट वन स्टैटिस्टिक्स, जहां पे हमारे है मीन, मीडियन और मोड. वी नो व्हाट मीन इज एक्स और एफ दो कॉलम्स होते हैं. नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐसे होते हैं, x1, x2, xn ऐसे होते हैं. फिर f1, f2, f3, fn ऐसे फ्रीक्वेंसीज होते हैं. हमको ये टोटल करना पड़ता है fi, iras from 1 to n. और यहाँ पे xi, fi हमको निकालना पड़ता है x1, f1, x2, f2, xn, fn करके summation I runs from 1 to n xi, fi. Okay. 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 एक मिनट रुक जाओ यार, फिर से कुछ टेक्निकल, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है. এটাতে ইউটিউব আসছে না, ঘুরেই যাচ্ছে. तो ये हो गया हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी वाला सम. ये हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी. तो मीन एक्स बार हम कैसे निकालते हैं? xi fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मीन. कभी कभार हम एक चीज करते हैं, वो क्या होता है, जब अगर ये सब वैल्यूज जो है ये ज्यादा बड़ा वैल्यूज आता है, तो यहाँ पे कुछ मिडिल का एक वैल्यू हम ले लेते हैं, उसको अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं. ठीक है. और फिर एक दूसरा कॉलम हम यहाँ पे बनाते हैं x माइनस ए करके, x माइनस xi माइनस ए करके एक कॉलम बना लेते हैं, जिसमें x1 माइनस ए, x2 माइनस ए ऐसे करके xn माइनस ए तक करते हैं. ओके. और फिर जैसे फ्रीक्वेंसी का टेबल्स होता है वैसे ही होता है. ओके. तो इसमें जैसे हम यहाँ पे xi fi निकाल रहे थे, उसमें अब xi fi नहीं निकालना पड़ता. उसमें फिर हमको ये xi माइनस ए इंटू fi ये निकालना पड़ता है. मतलब x1 माइनस ए ये सब करके जो आया इंटू f1, ऐसे करके xn माइनस ए इंटू fn ये निकालना पड़ता है. ओके. और फिर इसका भी सम xi माइनस ए इंटू fi ये निकालना पड़ता है. और फाइनली जो है x बार, इस केस में x बार हमारा जो है x बार होता है a प्लस समेशन वो चीज xi माइनस ए इंटू fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi.
ओके, तो ये दूसरा जो हमने देखा वो हम तभी करते हैं जब एक्साइज के वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ा होता है एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालना है वो तो तुमको पता है कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को पिछले फ्रीक्वेंसी से ऐड करते जाना है, वैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, अब किसका प्रीवियस क्लास वो देखना है। पहले n/2 निकालना है। n/2 जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है उसके पिछले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये CF, और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कौन सा क्लास, जिस क्लास में वो n/2 जब निकाल रहे हो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कहां पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, उसी क्लास का सेम क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है ये F, और H होता है क्लास विड्थ। H होता है क्लास विड्थ। L1 is the lower class boundary of the same class, याद रखना, मतलब n/2 जिस क्लास में आता है उसका लोअर क्लास बाउंड्री। अभी आ रहा है ना वॉइस? ओके ओके ओके, सो ये हो गया हमारा मीडियन, मीडियन। फिर मोड में जाएंगे। मोड का
जो चीज है वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वैल्यू विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो नंबर जितना सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, दैट इज द मोड ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस। अब जब वहां पे भी हमको ऐसे ग्रुप डेटा मिलेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तब हम क्या करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड? L1 प्लस F1 माइनस F0, 2 into F0 माइनस F1 माइनस F2। अब ये सब क्या है? इंटू H। ये सब है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है, वो है F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसमें हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिखेगा वो है F1। F0 है प्रीवियस वाला, F1 से प्रीवियस वाला है F0, और F2 है नेक्स्ट वाला, F1 से नेक्स्ट वाला है F2, और L1 है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ F1। जो F1 वाला क्लास होगा, जो F1 वाला क्लास होगा उसका लोअर क्लास बाउंड्री होगा L1, ओके, और H हो जाएगा क्लास विड्थ, H हो जाएगा क्लास विड्थ, ओके ओके। चलो, सो हम आगे बढ़ते हैं। We had a sum here, but I don't think I will have the time to solve it. I don't think I will have the time to solve it. Just देख लो, I am giving you the hint, and you will be able to solve it. This is very easy. Student noted a number of cars passing through a spot on a road for 100 periods, each of 3 minutes, and summarized it in the given table. Okay. Number of cars, frequency. ओके, नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तुमको यहां से क्या कैलकुलेट करना है? मीन कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई वांट यू टू डू द बोथ, मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट। इन फैक्ट यू कैन आल्सो कैलकुलेट मोड, you can also calculate mode. First what you have to do is total the frequency. I am just giving you the hint and you need to do it by yourself. And it is quite easy, you can absolutely do it by yourself. Total frequency जो है उसको कैलकुलेट करो, इन सबको टोटल करो पहले, फिर n/2 निकालो, और यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे पहले एक कॉलम ऐड करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले है 7, फिर 7 के साथ 14 ऐड करना है, फिर 14 के 21 के साथ ये 13 ऐड करना है, ऐसे करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, फिर n/2 कैलकुलेट करो, और देखो ये n/2 ये जो है ये पूरा 100 आने वाला है, क्योंकि ये बोला है कि 100 कार्ड्स, ओके 100 बोला है, तो ये 50 कहां पे आता है? देखो, मतलब 50 से जस्ट ज्यादा वाला कौन सा होगा? वो होगा तुम्हारा वो CF, वो होगा तुम्हारा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके जो प्रीवियस वाला क्लास है, मतलब n/2 जिस क्लास में रहेगा उसके प्रीवियस वाला क्लास होगा तुम्हारा CF, और वही वाला क्लास होगा तुम्हारा F, ओके, इनटू H। यहाँ पे H इज इक्वल्स टू है 10। हर एक का क्लास विड्थ इज इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे H हमारा 10 आएगा। तो फॉर्मूला तुमको पता है, मीडियन यू कैन कैलकुलेट, इवन यू कैन कैलकुलेट द मीन आल्सो, दिस इज वेरी इजी। यहाँ से पहले क्लास मार्क निकालना है, मतलब दोनों का मिड पॉइंट निकाल के xi into fi करके दोनों का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल और xi fi का टोटल करके मीन निकाल सकते हैं हम लोग, ओके। So we won't wait here, we will move with probability. As you all know, probability is what? What is the definition of probability? Probability of an event is equals to number of favorable events divided by
Number of favorable events divided by total number of events. This is our probability for any event. Okay, for any event, this is our probability. So let us check the sum that I have. Okay. Number x is selected at random from the numbers 1, 4, 9, 16 and another number y is selected at random from the numbers 1, 2, 3, 4. Find the probability that the value of x, y is more than 16. Find the probability that more than 16 होगा. अब 1, 4, 9, 16 से एक नंबर तुमको ड्रॉ करना है और 1, 2, 3, 4 से एक नंबर ड्रॉ करना है. ठीक है, और ये यहाँ से x ड्रॉ करना है, यहाँ से y ड्रॉ करना है. हम कैसे कर सकते हैं? We can have 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, right? फिर 4, 1, 4, 2, 9, 3, 9, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. फिर we have 9, 1, 9, 2, 9, 3 and 9, 4. Then we have 16, 1, 16, 2, 16, 3 and 16, 4. So these are the possibilities that we can get. This is our sample space. This is our sample space. तो कितने सारे points हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So total possibilities of events is 16, right? Now what is the favorable one? How many favorable are there? X into y must be more than 16. मतलब ये जो pairs हमने लिया है, इनका जो product होगा वो 3/8 is the answer. Okay, let me check. उनका product जो है, product 16 से ज्यादा होना चाहिए. 16 से ज्यादा होना चाहिए. तो कौन कौन से नंबर यहाँ पे है जिनका प्रोडक्ट 16 से ज्यादा? इक्वल भी नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल हो रहा है, मोर देन स्ट्रिक्टली बोला गया है. ओके, सो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम काटने लग जाए. कौन कौन से नहीं होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. दिस वोंट बी द पॉसिबल केस, राइट? 9 नहीं होगा, 18 होगा, 27 होगा. ये क्या होगा? 36 ये हो सकता है. 16 नहीं होगा, 32 हो सकता है, 48, 64. तो कितने सारे फेवरेबल आ गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो फेवरेबल है हमारे पास 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स more than 16 is 6/16. That means what? 3 ले लो, नहीं 2, 3/8. So our required probability is 3/8. नहीं 7/16 नहीं है बेटा, 7/16 नहीं है, 3/8 है आंसर. बिल्कुल. Okay, 3/8 is our required answer. So we are absolutely out of time. और 1 मिनट भी हम यहाँ पे नहीं दे सकते. I'm really sorry, but we are actually covered the entire syllabus finally, and we have done several examples from several chapters. किसी में ज़्यादा किया, किसी में थोड़ा सा कम हो गया. But you continue practice. You don't stop practicing. अगर तुमको किसी भी चैप्टर में, किसी भी चीज में कोई भी असिस्टेंस लगे, कोई भी तुमको डाउट हो, जरूर जरूर हमको कमेंट करके बताओ. कोई चैप्टर ऐसा होगा अगर तुम्हारे पास कि अगर मेजॉरिटी, ऑफ कोर्स ये मेजॉरिटी पे डिपेंड करता है, ज्यादातर लोगों का अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम दिखे तो वी विल डेफिनेटली कंडक्ट अ लाइव बिफोर योर एग्जाम. सो प्लीज डू कमेंट, शेयर आवर दिस लाइव to most of your friends, your जाने पहचाने लोग. और we will come back with another live
हमको जरूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा ये टोटल लाइव, ये टोटल मैराथन, और वी विल कम बैक सून। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम सीबीएसई एस्पिरेंट्स। बहुत अच्छे से रहो, और कुछ भी अगर तुमको ज़रूरत पड़े तो ज़रूर हमारे ये चैनल में कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, चैनल में जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर ही लो, हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो भी कर लो, और हमारा वेबसाइट भी एक बार विजिट कर लो। We will come back with another live. Till then, thank you so much.